एक नए एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्यों एक मॉन्स्टर के हाथों से बंधा जा चुका है और इसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस मॉन्स्टर से फाइट ही नहीं कर सकता और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी अचानक से वो किसी को देखकर काफी खुश होता है और तभी वहां एलिस आती है जिसको देखकर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल सितारों में से भी सितारा एलिस यहाँ पर आ चुकी है बचाने। और पता चलता है ये बस एलिस का एक सपना था जो कि अपने ही सपने देखकर काफी खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि मुझ पर ही सभी लोग डिपेंडेंट है। और इस तरीके से मुस्कुराते हो जब प्रिंसेस उसे देखती है तो वो काफी सरप्राइज होती है और कहने लगती है ये क्या सपना देख रही है। तभी वहां पर एक धमाके की आवाज आती है जिसको देखकर एलिस तुरंत जाग जाती है और उठकर कहने लगती है कि जरा मेरे पास आओ, मैं भी तो देखूं कौन है यहाँ पर पंगा लेने वाला, कौन मॉन्स्टर आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो झटके से उठती है तो उसे आसपास देखती है और कहने लगती है कि आखिरकार मैं कहाँ पर, मैं कौन हूँ। और इसके फालतू एक्सप्रेशन वो नहीं देखना चाहती प्रिंसेस तो वहां से चली जाती है और कहने लगती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर देख कर आती हूँ क्या चल रहा है। और जैसे ही वो दोनों के दोनों वहां से बाहर निकलते तो वो देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और वो फटा का फटा रह जाता है क्योंकि एक ग्रीन कलर का टावर बहुत ज्यादा तेज ग्रीन कलर की रोशनी छोड़ने में लगा हुआ होता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वो देखने में भी काफी भयानक लग रहा होता है। जब ये एलिस देखती है तो एमसी से पूछने लगती है कि ये क्या चीज है, तो एमसी उसे तुरंत शांत रहने के लिए कहने लगता है और एक्सप्लेन करते हुए बताता है ये नेसेंट सोल स्टेज पर जाने के लिए, एडवांस करने के लिए ये प्रोसेस है इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन के हिसाब से। और तभी अचानक से वहां पर कुछ होने लगता है और एक नई तरीके की एनर्जी आने लगती है और एक पेड़ जैसी तनों से उसे पूरी तरीके से बांध लिया जाता है टावर को। और उसकी प्रोसेस बहुत ही सरप्राइजिंग और धमाकेदार होती है। और तभी वुल्फ उसे बताने लगता है और कहने लगता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो थर्ड एल्डर है वो भी सक्सेसफुली एडवांस कर चुके हैं, आई मीन नेसेंट सोल स्टेज रियलमी पर पहुंच चुके हैं और वह क्यू डेविएशन में भी नहीं फंसे। और बात करें तुम्हारे टू ट्रू इमोर्टल्स के बारे में और सीनियर हाफ ह्यूमन के बारे में, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि अभी अभी हमारा सेक्ट है ना, वहां पर उसके सेक्ट के जो थर्ड एल्डर है वो ब्रेक थ्रू करे थे नेसेंट सोल में। अब मैं आपको सेक्ट मास्टर पर मिलवाने के लिए ले जाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखकर प्रिंसेस पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और पूछने लगती है कि नेसेंट सोल रियल में आखिरकार ये हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है क्या। तो वुल्फ एक्सप्लेन करते उससे कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही समझा, अगर ब्रेक थ्रू करता है कोई नेसेंट सेल स्टेज पर तो एक्सट्रीमली काफी डेंजरस सिचुएशन होती है और हर किसी को जो ब्रेक थ्रू करना चाहता है उसे हैविंग पियर्सिंग पगोड़ा के अंदर जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, वरना उसे क्यू डेविएशन हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं बचा सकता। और यहाँ का सिर्फ एक ही मोटो है कि हमेशा अपने कल्टीवेशन में फोकस रखना है और कभी भी आलस नहीं दिखाना। और सभी के सभी लोग हमारे एमसी की टीम को देखने में लगे होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये वाकई में ट्रू इमोर्टल्स है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक हाइब्रिड भी आई है और मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ट्रू इमोर्टल को देख रहा हूँ। एलिस इन सब से कंफ्यूज और उससे पूछने लगती है इसका मतलब जो नेसेंट सोल के जो एल्डर्स है क्या वे वाकई में उस पगोड़ा पर रहने में लगे हुए हैं। तो वुल्फ उसे एक्सप्लेन करते उससे कहने लगता है कि एक बार जो भी नेसेंट सोल लेयर पर पहुंच जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंपलसरी हमारा यहाँ का रूल है कि हेवन पियर्सिंग पगोड़ा को छोड़कर वो नहीं जा सकते, वरना उन्हें क्यू डेविएशन हो सकती है। और हमारे बारे में बात करें जो कि गोल्डन कोर रियलमी पर मौजूद है, कमांडर्स बन जाते हैं यहाँ के और कॉन्स्टेंटली उन पर नजर बनाकर रखते हैं कहीं वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आ गई उनके ब्रेक थ्रू के दौरान। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टेज में रियलमी पे और क्यू रिफाइनिंग डिसिपल्स हैं उनको भी रहती है, वो किसी भी तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं। तो पीछे से एलिस फिर से पूछने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है ट्रू इमोर्टल्स और हाफ ह्यूमंस के बारे में। तो वुल्फ उसे एक्सप्लेन करते बताने लगता है कि जो ट्रू इमोर्टल्स हैं वो बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के पैदा होते हैं और वे कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हमेशा होली डोमेन में रखा जाता है जो कि सुप्रीम विजडम को पजेस कर रखते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स में उन्हें माना जाता है दिमागी तौर पर। जिसको देखकर एलिस थोड़ी कंफ्यूज होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वुल्फ उससे और बताता है और कहने लगता है कि बात करें तुम जैसे हाफ ह्यूमन सीनियर के बारे में तो वो नेचुरली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस की तरह, लेकिन सेकंड लेवल पर आते हैं। खैर वो सब छोड़ो, हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्ट मास्टर के अबोर्डे पर, यानी कि उनके रूम के पास। अब आप जाकर, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप जाकर उनसे मिल सकते हो। एलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे जो हाफ ह्यूमन है वो उनके बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तुम तो ऐसा बोलने में लगे हुए हो जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, ठीक से एक्सप्लेन करो जल्दी से। और जब वो फालतू से गुस्सा करने लगती है तो प्रिंसेस उसे पकड़कर खींच कर ले जाते हैं और उससे कहने लगती है कि तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। तो एलिस चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो जल्दी से फटाफट। तभी यहाँ पर हमें एक आप बड़े डीमन जैसी आंखों वाले बंदे को दिखाया जाता है और उसको देखकर अपनी आंख खोलकर कहने लगता है कि ओह, तो ये लोग आ चुके हैं। और बाहर की होने वाली सारी की सारी फाइट को सुनने में लगा हुआ होता है और एमसी वहां पर पहुंच जाता है तो कहने लगता है कि ओह, तो यह वह जगह है, यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर रहने में लगा हुआ है। तभी एलिस कंफ्यूज होती है और एमसी से पूछने लगती है कि हे चैन करूँ, तुमने मुझसे कहा था कि उन लोगों ने मुझसे कहा था कि जो नेसेंट सोल के रियल में जितने भी कल्टीवेटर हैं वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर टाइप के दिखते हैं, तो ये सेक्ट मास्टर है वो कैसा दिखेगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों कंफ्यूज होते हैं और सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कहना थोड़ा मुश्किल तो है, हमें भी नहीं पता इसके बारे में। तभी अंदर
अंदर का दरवाजा खुलता है और आवाज आने लगती है कि होनर्ड गेस्ट आप अंदर आ सकते हैं। तो इस बात को सुनकर प्रिंसेस उसे कहने लगते है कि भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कभी भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मारा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में कुछ भी ऐसा नहीं कहोगे। तुमने तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा नर्वस कर दिया। और दोनों के दोनों तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर सेक्ट मास्टर को देख, जो कि उसकी ह्यूमन फॉर्म होती है, और कहने लगता है कि जो जियाओ तियानियो है, तो यहाँ का सेक्ट मास्टर बाइजिया सेक्ट का आप सभी का स्वागत करता है अपने इस छोटे से सेक्ट में। जिसको देखकर एलिस काफी शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि वाओ, ये तो काफी सरप्राइजिंग वाली बात है कि ये एक ह्यूमन शेप्ड है। तभी सेक्ट मास्टर भी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, हमारे वर्ल्ड में जो हाफ ह्यूमंस है वो सेक्ट मास्टर बन जाते हैं, और ये हर हर एक कई सारे जितने भी सेक्ट्स है उसमें ऐसा ही है। उसके बाद तीनों की तीनों मीटिंग करते हैं तो सेक्ट मास्टर बताता है, चाय देती है कि आप सभी लोग यहाँ पर बैठ जाइए। सबसे पहले तो यहाँ की जो स्पेशल टी है वो हम आपको देना चाहते हैं, और स्पेशली आपको इनवाइट किया है हमारे एस्टिमेट गेस्ट इसे ट्राई करने के लिए। तो एमसी उससे पूछता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आप हमें एक्सप्लेन कर सकती हो क्या सेक्ट मास्टर जाओ? तो सेक्ट मास्टर मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हो एस्टिमेट गेस्ट। आप जो भी कुछ क्वेश्चन पूछोगे मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, इस कल्टीवेशन वर्ड से रिलेटेड। तो एमसी उससे कहने लगता है कि ओह, तो तुम्हें इसके बारे में पता है कि तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से एबनॉर्मल है। तो सेक्ट मास्टर उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि तुम जरूरी उससे कह रहे हो कि जिनकी कल्टीवेशन हाई लेवल होती है उन्हें कम फ्रीडम दी जाती है, और जिनकी लो लेवल होती है उन्हें ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। बल्कि में देखा जाए तो आखिरकार जो ओरिजिनल फॉर्म है, जितने भी लोग वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म क्यों खो देते हैं नेस एंड सोल स्टेज पर आने के बाद। जिस बात को सुनने के बाद उसे काफी गुस्सा आती है एलिस को, और खड़ी होकर चिल्लाते उससे कहने लगते कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कहने में लगे हुए हो, आखिरकार तुम कल्टिवेटिंग क्यों करने में लगे हो ऐसी चीज को। फिर इस बात को सुनकर एमसी उसे शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि हे, अपना मूव थोड़ा संभाल के चलाओ। इसकी बचकानी जैसी हरकतें देखने के बाद सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि हम लोग जो कल्टीवेट करते हैं वो नेचुरली सी बात है, वो करप्टेड हेवनली डाउ को कल्टीवेट करते हैं। जब ये सच्चाई वो सुनते हैं तो वो वहां पर सन्नाटा छा जाता है, जिससे कि सभी को वहां पर गुस्सा आता है, वो अटैक करने के लिए रेडी होते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन हमारा एमसी अपने मन को शांत बनाता है और उनसे पूछने लगता है डायरेक्टली, आखिरकार मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम सभी लोग करप्टेड हेवनली डाउ को कल्टीवेट क्यों करते हो? तो सेक्ट मास्टर उसे बताते उससे कहने लगता है कि एस्टिमेट गेट, सबसे पहले तो मैं आपका जवाब देने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है? एमसी कहने लगता है कि ठीक है, पूछो मुझसे। तो सेक्ट मास्टर पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये टी का मतलब क्या है? तो एमसी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है और बताता है कि ये इस चाय के अंदर से बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंट आने में लगी हुई है और काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो सेक्ट मास्टर उससे पूछता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं समझ सकता हूँ, ये काफी अच्छा वाटर यूज किया गया है इसमें, और इसी तरीके से हमारे वर्ल्ड के लोग हैं, जैसे कि बिना पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो एस्टिमेट गेट, मेरा सेकंड क्वेश्चन आप सभी से ये है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है कि बिना इस फ्रेग्रेंट टी के, बिना अच्छे वाटर के, आप अगर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ना अच्छा वाटर है, ना अच्छी टी है, ना अच्छी हवा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर कोई गंदा पानी हो तो वो कैसे सरवाइव करेंगे लोग? और इसी तरीके से यहाँ पर एक बंदा ब्रेक थ्रू करते हुए दिखाया जाता है। ये तो वही बुल है जो कि स्टार्टिंग में फाइट करने में लगा था और इसके कल्टीवेशन की ब्रेक थ्रू हो रहा होता है, और इस पर अचानक से इविल एनर्जी ने अटैक कर दिया, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि एल्डर जो कमांडर ली है वो एब्जॉर्ब कर लिया कुछ ज्यादा ही वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को, और वो ज्यादा देर तक संभाल कर नहीं रह सकते। और तभी अचानक से उसी टावर में से कुछ वीन्स बाहर निकल कर आने लगती हैं, जो कि उसकी गर्दन में घुसकर उसकी इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इस तरीके से वो बुल्क ही तरीके से नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है, जिसको देखकर बुल्क खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली एल्डर्स ने सही समय पर अपना काम कर दिया और उसकी क्यू डेविएशन वाली एनर्जी को सप्रेस कर दिया। तभी पीछे से कोई इस बुल्क को बुलाता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है, और कोई बंदा चिल्लाते हुए आकर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा इविल प्लीज हमारे सेट के पास देखा गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो वुल्फ उसे सलाह देते हैं, उससे कहने लगता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें एल्डर्स को सब कुछ बताना होगा और वो 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देंगे अपने संभलने के लिए। तभी एक और बंदा आता है और वो भी एक बुरी खबर देते हैं, उससे कहने लगता है कि हमारे पास एक बुरी खबर है, क्योंकि जो हमें रिपोर्ट्स मिली है कि जो आइस आइलैंड में जो थंडर माउंटेन है, डीमन फोर्ट्रेस है और जो विंड पैलेस है और जितने भी मेजर और बड़े बड़े सेक्ट्स हैं उन पर भी लगातार अटैक होने में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ कहानी जाती है एमसी की तरफ, जो कि उससे पूछता है सेक्ट मास्टर दिया ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं रहने वाला। तो प्रिंसेस से कहने लगते हैं कि जो हेवनली डाउ है वो कोई पानी या वाटर वगैरह नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वो बिना वाटर के मारे जाएंगे, लेकिन वो खुद चूज कर सकते हैं कि आखिरकार वो गंदा पानी पिए, यानी कि हेवनली डाउ कल्टीवेट करें या फिर नहीं करें इस वर्ल्ड में। ये बात सुनकर हमारा सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा है और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर पूरा का पूरा बिल्डिंग और पूरा का पूरा सेक्ट हिलने लगता है, जिसको देखकर एलिस शॉक होती है और चिल्लाते उससे पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है ये सब। तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत डेली की बात हो चुकी है, क्योंकि जो इविल प्लेज वाले लोग हैं, मॉन्स्टर्स है, वो ऊपर अटैक करते हैं। ये बात सुनकर एमसी शॉक होती है, उससे कहने लगता है क्या डेली की बात हो गई है? तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर हर एक सेक्ट कॉन्स्टेंटली वॉर पर है इविल प्लीज के साथ, वो हमेशा अटैक करता रहता है और ये
इस तरीके की कॉमन चीज हो चुकी है हमारे वर्ल्ड में कि भाई तो जब चाहे मुंह उठा के आ जाता है अटैक करने के लिए, डेली का रूटीन है और उसके बारे में भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर वो टावर जितने भी होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फॉर्मेशन को चालू करने के एक सर्कल बना देते हैं, जिससे कि वहां पर कोई भी डीमन एक्टिवेट ना हो पाए, यानी कि अंदर ना आ पाए। और जितने भी लोग सभी के सभी लोग फॉर्मेशन में आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन पर वो फॉर्मेशन अटैक करना चालू कर देती है दबा दबा के। और जो कि नॉर्मल या कमजोर मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को बिना किसी परेशानी के इस फॉर्मेशन के द्वारा ऑलरेडी मार दिया जाता है। और बताता है कि तभी सेक्ट मास्टर एमसी को बताता है कि तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा कि जिस वर्ल्ड में हम इस वक्त मौजूद है वहां पर बहुत मात्रा में लिविंग बींग्स है, जैसे कि डीमंस, स्पिरिट्स, गोस्ट और काउंटलेस ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा। जिससे पहले कि वो अपनी कॉन्शियसनेस भी पाए, अपनी खुद की सोच या समझ को भी ग्रो कर पाए, उससे पहले ही तुम्हें क्या लगता है कि कोई अगर इविल एनर्जी उन पर अटैक करेगी और वो झेलने में कामयाब रहेंगे और उन्हें जिंदा रहने की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सन एंड मून की, तो इस वर्ल्ड के जितने भी बीइंग्स हैं वो बिना मतलब चाहते नहीं है फिर भी उन्हें इसी इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है मजबूरी में। अगर ऐसा करते हैं तो वो तुरंत मॉन्स्टर बन जाते हैं और इस तरीके से तुम देख ही सकते हो कैसे अटैक किया जाता है। अब तुम्हें क्या लगता है कि अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एस्टिमेट गेट? मेरा जो तीसरा क्वेश्चन आपसे वो भी मैं पूछना चाहता हूँ, इतने भयानक और खतरनाक वर्ल्ड में अगर आप कल्टिवेट नहीं करते हो तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से इन मॉन्स्टर से अपने आप को बचाओगे, कैसे जिंदा रहोगे? और ना ही तुम अपने घर को बचा सकते हो, ना ही अपनी कंट्री को, ना ही अपने वर्ल्ड को। तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे मुझे ये बताओ। दूसरी तरफ वहां पर वो फॉर्मेशन मॉन्स्टर को एक एक करके मारना जारी रखती है। एलिस भी जाती है और उससे कहने लगती है कि इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये तो वही कीड़ा है, वो भी रियल वाला। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम इतने ज्यादा शांत हो, तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर अंदर नहीं घुस पाएंगे? तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे जो सेक्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर पास किया जा रहा है, हमने काफी समय से इनसे निपटते भी आ रहे हैं। भले ही मैं समझ सकता हूँ कि इन्हें हैंडल करना काफी कठिन होता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो नॉर्मल मॉन्स्टर अटैक करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन स्टेज के कल्टिवेटर्स होते हैं और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि कोर फॉर्मेशन स्टेज के मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक करने के लिए आते हैं। तो हमारे लिए इनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस देखते जाओ। और तभी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिससे कि एक अजीब तरीके का पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न के अंदर अंदर में जितने भी मॉन्स्टर्स बीस आते हैं वो सारे के सारे एक ही अटैक में साफ हो जाते हैं। और जब सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं तो वो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाती है। इसको दिखाकर वो उससे कहने लगता है कि हॉनर्ड गेस्ट, आपको क्या लगता है कि आप मुझे बताओ कि आप ये गंदा पानी पीना पसंद करोगे या नहीं करोगे? और इसीलिए हम लोग ये गंदा पानी पीते हैं सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद। तभी वुल्फ आता है और उससे कहने लगता है कि सेक्ट लीडर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है हमारे लिए। तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि यांगली आखिरकार इतनी किस चीज की जल्दबाजी पड़ी हुई है, लेकिन वो वहां पर कुछ भी नहीं कहता। तो एलिस पूछते क्या हुआ कि और जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। वो कुछ भी कह नहीं पाता और थोड़ा हिचकता है। तो सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे गेस्ट है, ये सुन सकते हैं हमारी बात को। तो वुल्फ उसे बताने लगता है कि सेक्ट लीडर हमने अभी अभी एक अर्जेंट रिपोर्ट को हासिल किया है मेजर और बड़े बड़े सेक्ट से। वहां पर जितने भी ट्रू इमोर्टल्स मौजूद थे, जितने भी बड़े सेक्ट में प्रोटेक्ट करने की उनकी जिम्मेदारी थी, उन सभी के सभी ट्रू ह्यूमंस पर इन मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और सभी के सभी ट्रू ह्यूमंस को वहां पर मार दिया जा चुका है ऑलरेडी। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर काफी शॉक हो जाता है और काफी गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं। उससे कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो ट्रू इमोर्टल्स हैं वो मेजर सेक्ट्स में गार्ड किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो आखिरकार ये कैसे हो गया? तभी वो खुद कुछ सोचता है और कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और तभी उसकी बात को टोकते हुए वुल्फ उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही समझा, यहाँ पर लगातार बैक टू बैक वो भी एक ही साथ एक ही समय पर सभी के सभी सेक्ट पर अटैक किया गया था इन मॉन्स्टर्स के द्वारा। और जितने भी मेजर सेक्ट थे उन पर लार्ज स्केल में इविल डिजास्टर कूद पड़ा और जहां तक कि नेसेंट सोल के जो एल्डर्स थे वो भी बिजी थे इस समय बहुत ज्यादा। और ये न्यूज सेक्ट मास्टर का इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है। किस तरीके से अपने संभालता है और एमसी से कहने लगता है कि ट्रू इमोर्टल्स, आप नहीं जानना चाहते थे कि आखिरकार जो ट्रू इमोर्टल्स हमारे वर्ल्ड में कितने ज्यादा क्यों और किस लिए इंपॉर्टेंट है? चलो आज मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप मुझे फॉलो करो। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि आप इस बात को श्योर हो कि तुम इसके साथ जाओगे? तो एमसी कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं, ट्राई करना बनता है ना। तो एलिस भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन उस वुल्फ के द्वारा उसे रोक दिया जाता है और उससे कहने लगता है कि सेक्ट लीडर ने सिर्फ और सिर्फ ट्रू इमोर्टल्स को अंदर जाने की परमिशन दी है, तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जिसको देखकर एलिस को गुस्सा आते है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं बाहर क्यों रुकूं, मैं भी तो क्या ह्यूमन नहीं हूँ क्या, मेरे ह्यूमन राइट्स कहाँ पर है? इस बात से दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वो कहने लगता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम एक हाफ ह्यूमन हो। इसको देखकर एलिस को गुस्सा आते है और उससे कहने लगता है कि इस तुम्हारे एटीट्यूड से ये सब मतलब क्या करने का? तभी सेक्ट मास्टर उसे एक कमरे में ले जाकर उससे कहने लगता है कि टू ट्रू इमोर्टल्स, ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सपोर्ट है हमारे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने का, और वो है हमारे इस सेक्रेट माउंटेन के हेरिटेज। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे इस वर्ल्ड में कोई भी लिविंग बीइंग अगर वो कल्टिवेट करता है इस पॉल्यूटेड हेवनली डाव को, तो वो एक माइंडलेस
मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सिचुएशन काफी समय से चलती हुई आ रही थी तब तक, जब तक ये सेक्रेड माउंटेन हमारे इस वर्ल्ड में ना आ गया था और इस सेक्रेड माउंटेन को हेवन से डिसेंड करवा दिया गया था। और ये काफी ज्यादा 100 माइल्स तक प्योर एनर्जी को फैला देता है, जिससे कि सारे के सारे मॉन्स्टर आसपास जितने भी होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। और उस समय से हम लोग इस पर डिपेंड आ रहे हैं। ये हमारे वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्रेट प्लेस है और इस तरीके से हम इसकी पावर को उधार लेते हैं सेक्रेड माउंटेन की और मेंटेन करके रखते हैं अपनी सैनिटी को या फिर अपने दिमाग को, जिससे कि हम करप्ट ना हो जाए इस पॉल्यूटेड हेवनली डाउ कल्टीवेट कर। जब तक हम कल्टीवेशन करते रहेंगे, नेशन सोल पर ना पहुंच जाए कल्टीवेट करते करते, तब तक हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। हम अपनी बेसिक फॉर्म को बनाकर रख सकते हैं। और ये ट्रेजर है वो सिर्फ हमारे कल्टीवेशन सेट को ही पावरफुल नहीं बनाता है, बल्कि मैं जो हेवन piercing टावर आपने देखा होगा जिसे बनाया गया है, इसी चीज का इस्तेमाल कर बनाया गया है सेक्रेड माउंटेन की। और वो किसी आंचर की तरह भी काम कर सकता है, जिससे कि हमारे नेशन सोल के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन्हें यहाँ पर बंद कर रखा गया है। वो अपनी सैनिटी को बनाकर रखे हुए हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल कर रखे हुए हैं किस तरीके से। ये देखकर एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो प्योर पावर है हेवनली डाउ की जो हेवन piercing टावर से आने में लगी हुई थी वो इतनी कमजोर क्यों महसूस हो रही थी मुझे। तो प्रिंसेस काफी सरप्राइज होती है और उससे पूछने लगती है कि अगर ऐसी ही बात वाकई में है तो आखिरकार जो ट्रू इमॉर्टल्स तुमने कहा था उससे तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि जो पावर आ रही है वो सेक्रेड माउंटेन से नहीं आ रही है, जो हम और तुम्हें तो पता ही होगा ये एंडलेस तो पावर है नहीं। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इसे एक्टिवेट करने के लिए एक ट्रू ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है हमें, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है इनके द्वारा। और हर बार जो भी इसे इनहेरिट करता है, हर टाइम पर इनहेरिट करने वाला ही इसे एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। सो हमें कॉन्स्टेंटली ट्रू इमोर्टल्स की यानी कि ट्रू ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी अननोन रीजन वजह से जो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रू इमोर्टल्स है वही इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और ना ही हाफ ह्यूमंस और ना ही डीमंस, कोई भी उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। अब जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना ही था कि जितने भी बड़े बड़े सेक्ट थे वहाँ के ट्रू इमोर्टल्स यानी कि ट्रू ह्यूमंस ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अगर सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रू इमोर्टल्स नहीं बचेंगे कोई भी इनहेरिट करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर उसके बाद जो सेक्रेड माउंटेन पावर हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और हमारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इसको देखकर एमसी भी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी डिसेबल्स है वो अपना कंट्रोल खो देंगे और मोस्टर बन जाएंगे, जो कि इस वर्ल्ड के इविल डिजास्टर से फाइट भी नहीं कर सकते और उनसे डिफरेंट भी नहीं रहेंगे। और ये सारी की सारी बातों को वुल्फ हमारे एलिस को भी बताने में लगा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि आखिरकार वे सभी के सभी मोस्टर क्यों बन जाएंगे। यहाँ पर वो बताता है वुल्फ उसे कि मैं तो बस हाइपोथेटिकली बात करने में लगा हुआ था कि सच में देखा जाए तो मुझे तुम्हारी एबिलिटी काफी पसंद आई कि तुम इतने नेचुरल कल्टीवेटर को भी इतनी आसानी से भरकर पीट सकते हो बुरी तरीके से। अगर एक समय पर मैं एक माइंडलेस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ऑन द स्पॉट मार दोगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर तुम मुझसे वादा कर सकते हो इस चीज के लिए तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा बेटर फिस्ट आर्मर प्रोवाइड करवाऊंगा। इसको देखकर एलिस काफी खुश हो जाती है और उससे कहने लगते कि वाओ, तुम तो ये चीज तो वाकई में मजेदार निकली, इतना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, ये तो काफी काम आने वाली है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ही मुक्के में खत्म कर दूंगी जब समय आएगा। तभी वहां पर वुल्फ कहने लगता है कि सेक्ट लीडर आप यहाँ पर आ गए, तो एलिस पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा जो सेक्ट मास्टर है वो बक्सा उन्हें देते हैं, उससे कहने लगता है कि इस चीज के अंदर, इस बक्से के अंदर एक सेक्रेड माउंटेन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अगर ट्रू ह्यूमर्स के द्वारा सिलेक्ट किया जाए तो वो इसे इनहेरिट कर सकता है टच करने के बाद, और वो इसकी पावर को भी यूज कर सकता है। इसको देखकर एमसी उससे पूछता है कि चलो मुझे दिखाओ तो जरा। तो प्रिंस थोड़ी घबराते हैं, उससे कहने लगते हैं कि अब मुझे ट्राई करना चाहिए इस बारे में। तो एमसी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या करने में लगा हुआ हूँ। तो ये बंदा कहता है सेक्ट मास्टर कि अगर तुम वाकई में एक ट्रू इमॉर्टल्स हो तो तुम नेचुरल सी बात है कि तुम्हें इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन जो सेक्रेड माउंटेन ओरिजिनली है उसे ट्रू इमॉर्टल्स की जरूरत पड़ेगी सभी के सभी सेक्ट्स एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर तुम जानते हो कि वो सभी तो निकल लिए पहली फुर्सत में, तो अब इसे तुम्हारी पावर से सिर्फ और सिर्फ इतना ही पावर को एक्टिवेट कर सकते हो जितना एक बकेट के बराबर। तो हमारा एमसी से बात की चिंता नहीं करता और उससे कहने लगता कि मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बस दिखाओ, इससे वैसे भी कौन सी बुरी बात होने वाली है। और जैसे हमारा एमसी उस बक्से को हाथ लगाता है तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन दिया जाता है कि सेम रेस के हेवनली डाव के मैसेंजर को डिटेक्ट किया गया है। यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है विजिटर मोड को, करेक्शन किया जाता है इस मैसेज में, हेवनली डाव मैसेंजर को डिटेक्ट किया गया है, परमिशन अपग्रेड कर दी जा गई है, विजिटेड मोड से अपग्रेड किया जा चुका है एडमिनिस्टर मोड पर। तभी प्रिंसेस से कहने लगते कि सेक्ट लीडर्स जाओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आखिरकार इनहेरिटेड से आपसे क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो इस चीज से। यहाँ पर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि सीधे शब्दों में कहूँ तो एक रिक्वायरमेंट की तरह देख सकते हो, आपको रिक्वायरमेंट मेट करनी पड़ेगी। इस बॉक्स के द्वारा एक लाइट जनरेट हो जाएगी, ये बहुत ही पावरफुल लाइट। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा रियल सी बात है और ये काफी ज्यादा गिफ्टेड वाली बात होती है कि ट्रू इमॉर्टल्स इसे यूज कर सकते हैं। ये जो बॉक्स है वो नॉर्मल ह्यूमंस अगर इसे एक्टिवेट करते हैं ट्रू इमॉर्टल्स, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना एक कैंडल के बराबर लाइट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जो ट्रू इमॉर्टल्स होते हैं आप समझ सकते हो कि ऐसा ही पॉसिबल कर सकते हैं, इसलिए कई सारे ट्रू इमॉर्टल्स की जरूरत पड़ती है हमें। खैर वो सब छोड़ो, मुझे लगता है कि हमारे जो
जो हॉर्नेट गेस्ट है आप ऐसा कुछ कर भी पाओगे, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन उसकी तरफ जैसे ही देखता है तो पता चलता है कि वहां पर एक कैंडल तो छोड़ो, वहां पर इतनी बड़ी रोशनी चमकी है कि आसमान को भी छू जाती है वो रोशनी। तभी हमें थंडर माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो सेक्ट मास्टर है वहां का, वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम कहना चाहते हो कि जितने भी ट्रू इमॉर्टल्स है वो मारे गए, लेकिन आखिरकार तुम्हें तो परमिशन दी गई थी ना उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या हुआ वहां पर? वो सभी के सभी लोग माफी मांग रहे होते हैं उससे। तभी सेक्ट मास्टर कहने लगता है खैर इसके बारे में भूल जाओ, तुम सभी के सभी लोग रिपेंटेंस की क्लिफ पर जाओगे और वहां पर इमीडिएटली भेज दीजिएगा और सारे के सारे मैसेज को तुम्हें सेक्ट में पहुंचाता है। लेकिन वो बंदा जैसे ही सामने देखता है तो काफी शॉक हो जाता है और इतनी भयानक लाइट को देखने के बाद कहने लगता है कि अब ये क्या बवासीर है। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर भी जितने भी होते हैं वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही तेज लाइट की रोशनी का खम्भा जैसा चीज आसमान की तरफ जाने में लगा हुआ होता है। तभी दूसरा सीन जाता है डीमन फोर्ट्रेस की तरफ, वहां पर भी सेम सिचुएशन होने में लगी हुई थी। वो अपने डीमन लॉर्ड को सब कुछ बता रहे होते हैं किस तरह के जो प्लीज आउटसाइड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने में लगा हुआ है, और यहाँ तक कि जो गद्दार थे हमारे, उसने इन मौके का फायदा उठाकर सभी ट्रू पर्सन को मार दिया है। इसको देखकर उनका डीमन लॉर्ड भी काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है ये ट्रू पर्सन है, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड माउंटेन की पावर को एक्टिवेट कर सकते थे। अब जबकि ऐसा सिचुएशन आ चुकी है, अब हम लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे और सभी मॉन्स्टर बन जाएंगे। अब सबके सभी ट्रू इमॉर्टल्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम इस मौके का फायदा उठाकर हेवन पियर्सिंग टावर पर अटैक करने वाले हैं, जब उससे जिससे पहले कि उसकी जो ट्रेजर की जो पावर है वो खत्म हो जाए। सभी मॉन्स्टर को जितना ज्यादा हो सके अपने मरने तक उनसे फाइट करेंगे। ये बात सोचकर सभी शॉक होते हैं। उससे क्या लगता है कि आपको दोबारा सोच लेना चाहिए इस बारे में, और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड मानता नहीं है और कहने लगता है कि मैंने अपना दिमाग बना लिया है। क्या तुम वाकई में, तुम्हारे पास कोई ऐसी इच्छा जो कि तुमने पूरी नहीं की हुई है? यहाँ पर कुछ है तो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन तभी वो सेक्ट मास्टर भी वो सब चमकती हुई रोशनी को देखता है तो कंफ्यूज होता हो जाता है और शॉक होते खड़ा होता है। क्या लगता है कि ये डायरेक्शन तो 22 सेक्ट है ना, यहाँ पर इतनी रोशनी क्यों चमक रही है? जिस कमरे में वो खड़े होते हैं वो कमरा भी टूट चुका होता है पूरी तरीके से। तभी एलिस भी देखती है और बुल्फ भी देखता है तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है। और सेट के जितने भी लोग होते हैं वो भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और देखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये क्या होने में लगा हुआ है। और ये रोशनी आ रही होती है हमारे एमसी के हैंड में जो बॉक्स होता है उससे। इस तरह के बिहेवियर को देखकर सेक्ट मास्टर भी शॉक होते हैं, उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन चचा? तो एमसी उसे एक्सप्लेन करते हैं, उससे कहने लगता है कि खैर इससे कोई फर्क पड़ता भी है, खैर मैंने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मीट कर दी है और तुम मुझे इनहेरिटेड कह सकते हो जैसे कि तुम जानते हो। इस बात से सेक्ट मास्टर तो कुछ भी अभी तक हजम नहीं कर पा रहा होता इस बात को और वो घबराते उससे कहने लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आपके लिए एक अरेंजमेंट करता हूँ इमीडिएटली आपको वहां पहुंचाने के लिए। तभी प्रिंसेस उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि देखता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में क्या चलने में लगा हुआ है। मैंने सही सोचा? हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, जो चीज यहाँ पर चलने में लगी हुई है हमारे डिपार्टमेंट से ही इस चीज को भेजा गया था। ये सेक्रेट माउंटेन्स एक्चुअली में वो एक बेस है जो कि हेवनली डाउ मैसेंजर के द्वारा यूज किया गया था। और ये इनकी जो सो कॉल्ड ट्रू पर्सन है उनके मतलब है एंशिएंट पीपल, जो कि यहाँ पर हेवनली डाउ के साथ मिलकर फाइट करने में लगे हुए थे। लेकिन भले ही उन्होंने इतना ज्यादा ह्यूज सेक्रीफाइस दे दिया था, इसके बाद भी ये जो वर्ल्ड है वो अल्टीमेटली करप्टिंग फोर्स से बचने में नाकामयाब रहा। और उसी समय पर यहाँ पर काउंटलेस जो लोग हैं उनसे फाइट करते रहे और जो वर्ल्ड धीरे धीरे करके करप्ट होना जारी रहा और पूरी तरीके से इस हालत में आ चुका है कि उनकी पूरी की पूरी जनरेशन बदल चुकी है। और उस समय पर इस सिचुएशन से निपटने के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम निकालने के लिए हमारे जो ओल्ड कलीग्स थे, हमारे साथ जो ओल्ड वर्कर्स थे हमारे डिपार्टमेंट के एंशिएंट टाइम्स में, उन्होंने यहाँ पर अपनी रिमेनिंग हेवनली डाउ पावर को फोर्सफुली मेंटेन करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया ताकि वो इनकी सैनिटी यानी कि इनके दिमाग को होश में रख सके, और इसलिए उन्होंने सेक्रेट माउंटेन को इस वर्ल्ड में छोड़ दिया। लेकिन ऐसा करने के बदले में उन्हें बहुत सी ज्यादा भयानक प्राइस को पे करना पड़ा था। और इस बैकलेस के कारण जो करप्टिंग फोर्स है इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने हेवनली डाउ मैसेंजर को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया बेसिकली देखा जाए तो। और दूसरी बात यह है कि जो ह्यूमंस थे एंशिएंट टाइम से वो फाइट करने में लगे हुए थे और इसका जो अटैक था कम हेवनली डाउ एनर्जी होने के कारण और करप्टेड एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण वो ये निकला कि उनकी जो ह्यूमन फॉर्म है वो ट्रांसफर होना चालू हो गई और वो धीरे धीरे करके बीस्ट जैसे फॉर्म में आने लगे। ये बात जानने के बाद प्रिंसेस भी काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि जो डिसिपल्स है वो ओरिजिनली में उन्हें ह्यूमन होना चाहिए था। तो एमसीबी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, ये उनका एफर्ट था, लेकिन उनके जो डिसेंडेंट है वो एंशिएंट टाइम्स में उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचा था, तो ऐसा करने के अलावा तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। बस उनकी इतनी सी गलती थी कि उन्होंने हमारे कलीग्स के साथ फाइट की थी, इसके कारण उनकी सारी जनरेशन के जितने भी जीन्स है वो डिफरेंट होने लगे। उनके जो डिसेंडेंट है एंशिएंट टाइम से उन्हें विजिटर परमिशन अलाउ कर दी जा चुकी थी जो कि ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, और जो हेवनली डाउ है वो मिनिमम एक्सटेंट पर यानी कि मिनिमम पावर यूज कर टिकी हुई है अभी तक। और कभी कभी इनके बीच में ऐसा भी होता था
है कि भले ही इनके जीन्स पूरी किसी मॉन्स्टर की तरह हो चुकी है, लेकिन किसी तरीके से बहुत रेयरली ऐसी बात है कि वो एक ह्यूमन, ट्रू ह्यूमंस को जन्म दे सके, और इसी को वह लोग ट्रू पर्सन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा वेरी लो प्रोबेबिलिटी वाला एटमिस्टिक जेनेटिक म्यूटेशन है, और इसी चीज का इस्तेमाल कर जितने भी हेवली डाउन मैसेंजर थे उन्हें वाइप आउट कर दिया जा चुका था। वो इस उस माउंटेन में बेयरली लोगों की सैनिटी को बचाकर रखे हुए थे, और इस वर्ल्ड की यही सच्चाई है। तभी हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को किसी पर अटैक करते हैं, वो भी उड़ने वाले, और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एलिस एक मुक्का मारती है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है, और कहने लगती है कि आखिरकार जो गाइस हैं वो वापस से आने कैसे लगे अटैक करने के लिए, कितना ही मार लो ये फिनिश ही नहीं हो रहे। तभी दूसरा बंदा उसका धन्यवाद देने लगता है हाफ ह्यूमंस का, जहां पर उसको ही चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और अपने सुपीरियर को इसके बारे में बता दो। तभी एलिस को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि बहुत ही भद्दी होती है देखने में, और इसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और उससे कहने लगता है कि ये तो नेसेंट सोल स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं, ये डीमंस कह सकते हैं आप दूसरी भाषा में, और यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि मैं एक से ज्यादा ने अटैक कर दिया है, मिस हाफ ह्यूमन। अब लगता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, आपको ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। जहाँ पर वो एलिस से पूछती है कि क्या तुम सभी के सभी लोग ठीक हो, तो वो बुल से पूछती है, तो बुल उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अभी तक मुझे लगता है कि मेरा समय नहीं आया अभी तक मरने का, तो अब हम पर और हमारे एल्डर्स पर छोड़ दो इनसे निपटने के लिए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी करप्टेड क्रीचर्स हैं वे 100 माइल्स तक फैले हुए हैं और पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके हैं, और यहाँ पर इनके साथ नेसेंट सोल स्टेज के मॉन्स्टर भी आ चुके हैं हम पर अटैक करने के लिए। सेक्ट लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि हमें एवेक्यूएट करना चाहिए, तो सेक्ट मास्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो कहने लगता है कि जो लोग इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं वो अभी के अभी तुरंत इस जगह को छोड़ से जा सकते हैं। हम 10 एब्सोल्यूट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं यहाँ पर, और जैसे इस फॉर्मेशन का नाम सभी के सभी लोग सुनते हैं तो वो कतई शॉक हो जाते हैं, उससे कहने लगता है कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। 10 एब्सोल्यूट फॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फॉर्मेशन सिर्फ हम तभी कर सकते हैं जब हम बहुत ही तरह डेस्परेशन में फंस जाते हैं और पूरे के पूरे जो सेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ जाता है। ऐसा नहीं कर सकते आप। तो जब सेक्ट मास्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो फोर्सफुली उनसे कहने लगता है कि हम लोग जब तक फाइट करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, हम प्रोटेक्ट करेंगे रियल पर्सन को उनकी जर्नी पर सेकंड माउंटेन तक पहुंचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है तो वहां पर उन मॉन्स्टर से अटैक से वो किस तरीके से फॉर्मेशन बचाने में कामयाब रहती है, और जितने भी भयानक भयानक अटैक कर रहे होते हैं मॉन्स्टर वो फॉर्मेशन किस तरीके से रोक लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर उनमें से एक शिप निकलकर वहां से निकल पड़ती है, जहां पर वो बंदा आकर उनसे कहने लगता है कि सेक्ट लीडर यांगली और बाकी के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ग्रेट फॉर्मेशन का फायदा उठाकर निकल चुके हैं सेकंड माउंटेन की तरफ। तो बुल उससे कहने लगता है कि सेक्ट लीडर जो कोर फॉर्मेशन के डिसिपल्स थे वो ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं, और हमारे जितने भी एल्डर्स हैं वो लास्ट समय पर एक्टिवेट कर देंगे 10 एब्सोल्यूट फॉर्मेशन को और इस इविल प्लेस से आउटसाइड की तरफ फाइट करेंगे। तो सेक्ट लीडर काफी उदास होते हुए ऊपर देखते कहने लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। लेकिन बुल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि सेक्ट लीडर आखिरकार आप ये सब क्यों करने में लगे? वे सभी के सभी एल्डर्स उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है हमारे इस सेक्ट में रहने के लिए, लेकिन वो इस तरीके से मारे जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है बहुत ज्यादा। तो सेक्ट मास्टर समझाते उससे कहने लगता है कि जो सेक्रेट माउंटेन है अगर वो यहाँ पर पूरी तरीके से रजिस्टर हो जाता है तो वैसे भी हम सब कुछ खो देंगे, और मैंने उस ट्रू पर्सन को सच्चाई के बारे में बताया नहीं है कि आखिरकार उस सेक्रेट माउंटेन को वापस एनर्जी में जलाने के लिए उसे क्या प्राइस भुगतनी पड़ सकती है। आखिरकार इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। तभी वहां पर उस शिप में हमें दिखाया जाता है, कोई कहता है कि उसे लाइट करने की क्या प्राइस हो सकती है सेक्रेट माउंटेन को, तो एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि हाँ, अब जहां तक मुझे पता चला है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कि इस इनहेरिटेंस बॉक्स के द्वारा छोड़ी गई थी, जो भी इस सेक्रेट माउंटेन को जलाएगा वहां पर वो बिना किसी परेशानी करप्टन बिना कुछ वो सोचे समझे उस करप्टिंग फोर्स का शिकार हो जाएगा। यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की ये है कि उसके रैपिड डिजनरेशन के कारण वो भी उन एंशिएंट एंसेस्टर की तरह बन जाएगा, एक मॉन्स्टर कह सकते हो। और जैसा कि तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात का सस्पेक्ट है कि जो लोग उनके जो सो कॉल्ड हाफ ह्यूमंस है ना वो एक ट्रू ह्यूमंस हुआ करते थे, और ऐसा करने के कारण ही वो हाफ ह्यूमंस बन चुके हैं, और जब वे अपनी इस ह्यूमन फॉर्म को खोना चालू कर देते हैं तो उन्हें एक नए ट्रू ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है एक्सपेंड करने के लिए, ताकि इसको जलाना सेकंड माउंटेन की एनर्जी को बरकरार रखें या फिर जारी रखें। और इसी तरीके से उनका जो एटीट्यूड है हाफ ह्यूमंस की तरफ वो समझ में आता है, जिस तरीके से वो रेस्पेक्ट दिखा रहे थे। और वो पॉइंट करने लगता है एलिस से, तो एलिस कहने लगती है कि तुम इस तरीके बताने में लगे हुए हो, उससे पता चलता है कि वो लोग हमें ट्रिक करना चाहते थे। तो एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, वैसे भी कोई इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास जरूर मौजूद है और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। और उनकी जाने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाती है, और तभी वुल्फ उन्हें ले जाकर उनसे कहने लगता है कि ट्रू ह्यूमन सीनियर हाफ ह्यूमन जो सेक्रेड माउंटेन है वो हमारे आंखों के सामने पहुंच चुका है। जिसको देखने के बाद एलिस शॉक होती है, उससे कहने लगती है कि तुम कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, तुम उस चीज को वाकई में अपना सेक्रेड माउंटेन कहते हो। जिसको देखकर एलिस उसका मजाक और प्रिंस उसका मजाक उड़ाते उससे कहने लगती है कि तुम तो वैसे कंट्री बम्पियन है, सीने शब्दों में कहो तो अबे ये तो ऐसा लग रहा है गंवार।
ऐसा करना चाहती है, जिसको देखकर एलिस को गुस्सा आती है। तो वो उससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमने पहले कभी ऐसा देखा है कुछ? तो हमारा एमसी भी उसे देखकर शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो कम्युनिकेशन बॉक्स है उसमें ऐसा क्यों कहा गया था कि जो सेक्रेट माउंटेन है उसे उस समय पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से शॉर्ट किया गया था। और जब हमें उस दिखाया जाता है उस सेक्रेट माउंटेन को, तो पता चलता है कि ये तो एक स्पेसशिप का एक बेस जैसा है भाई, हमारे मेन वर्ल्ड की तरह। अब सारा का सारा सेंस बनता है इससे। इसको देखकर एलिस पूरी की पूरी दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि इस बारे में किसने गेस किया था कि जो सेक्रेट माउंटेन है वो इस वर्ल्ड के इस थीम को बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तभी अचानक से वो कुछ महसूस करता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग आर्ग्यू करना बंद करो, और भी द मॉन्स्टर हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तभी और मॉन्स्टर उनकी शिप पर अटैक कर देते, और अटैक करने वाले सारे के सारे नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर होते हैं, आई मीन मॉन्स्टर होते हैं। जिसको देखने के बाद ये वुल्फ भी काफी शॉक हो जाता है, और तभी अचानक से जब मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो पीछे से कोई सपोर्ट देने के लिए आता है और उस पर शूट कर देता है। जिसको देखकर वो शॉक होता है, क्या लगता है कि हमारे पास रेनफोर्समेंट आ चुकी है दूसरे सेट के द्वारा हमें सपोर्ट करने के लिए। और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि फॉलो कल्टीवेटर बाय जिया सेट के, हम लोग इन मॉन्स्टर को संभाल लेंगे, आप टू ह्यूमंस को सेकंड माउंटेन की तरफ ले जाओ और इन्हें हम पर छोड़ दो। जिसको देखकर वो उसका धन्यवाद देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ठीक है, थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद फेलो कल्टीवेटर आपकी इस सहायता के लिए। और वो उस स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं, और जब एमसी उस स्पेसशिप पर पहुंच जाता है तो वो भी काफी शॉक होता है। दूसरी तरफ वो वुल्फ काफी चैन की सांस लेते हैं, उससे क्या लगता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब सेक्रेट माउंटेन पर हम शॉर्टली हम लैंड कर जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे। तभी वो अपनी शिप को उस स्पेसशिप के पास जैसे ले जाने लगता, तभी अचानक से उसमें से एक बहुत ही ज्यादा भयानक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर लगता है कि ये तो किसी मॉन्स्टर का हाथ है। लेकिन इस मॉन्स्टर से निपटने के लिए एलिस उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, क्योंकि उसे फाइट का चस्का है, और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के हाथ को काट दिया जाता है। उसके हाथ को काटने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं प्रिंसेस होती है। और फाइनली एलिस को भी फाइट करने का एक मौका मिलता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है हमें जलवे दिखाने का। प्रिंसेस भी इस मौके का फायदा उठाती है और उससे कहने लगती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम इससे आसानी से निपट लेंगे। और पूरा का पूरा इलाका हिलने लगता है और स्पेस से पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। और तभी अचानक स्पेसशिप के नीचे से जमीन में से एक अजीब तरीके की चीज बाहर निकलती है, और देखने में लगता है कि इसकी न जाने कितनी आंखें हैं, बहुत ज्यादा आंखों वाला मॉन्स्टर कह सकते हैं इसको। इसको देखने के बाद एलिस शॉक होते चिल्लाते उससे कहने लगती है कि अबे तेरी ये क्या मजाक है, ये खराब सी चीज टट्टी जैसी चीज बाहर क्यों आ गई है? तो बुल्फ कहता है ये तो वही हमारा यहाँ का लेजेंडरी बीस्ट है जिसे हमें लेजेंड में बताया गया। तो ये तो डिफिकेशन स्टेज एंशिएंट मॉन्स्टर कल्टीवेटर है भाई, एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, ये हम पर अटैक करने के लिए आ गया, अब हमें कौन बचाएगा? तो हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग दी जाती है इस बड़े कल्टीवेटर्स के बारे में। तो बताया जाता है कि जो कल्टीवेटर्स हैं वो लोग हेवनली डाओ के हेवन एंड अर्थ के प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं, इनके लॉ को समझ सकते हैं, और इसकी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए उनके साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं। और जितनी ज्यादा हाई लेवल पर वो लोग जाएंगे उतनी ज्यादा लेवल से उनकी पावर बढ़ती जाएगी और वो हेवनली डाओ की पावर खुद बन जाएंगे। और इसी तरीके से हम लोग उन्हें कहते हैं हेवनली डाओ के पावरफुल कल्टीवेटर्स, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होती है। बट एक बार सोचो अगर क्या होगा अगर वो उनका जो सो कॉल्ड गॉड है ना वो एक इविल गॉड बन जाए, तो वो इस वर्ल्ड की एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन जाएगी जिसे हराना नामुमकिन के बराबर है, जिसे हम लोग इविल गॉड हेवनली डाओ के नाम से भी जानते हैं। और तभी वहां पर सारे के सारे मॉन्स्टर फाइट करने में लगे हुए होते हैं। तो इस जैसे भयानक मॉन्स्टर को देखने के बाद वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, और पूरी तरीके से उनका जो हिम्मत होती है वो जवाब दे जाती है अपना, और सभी डर के मार के आपका पढ़ना चालू कर देते हैं। और उससे कहने लगते हैं कि जूनियर ब्रदर अक्सर तुम्हारे साथ क्या हो गया? तभी पता चलता है कि इसकी बॉडी को इविल एनर्जी ने अटैक कर दिया है और कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, और सभी अपने माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। तभी जो बाहर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला या फिर जो भी डिफिकेशन वाला स्टेज वाला जो कल्टीवेटर है वो जैसे ही बाहर निकलता है वो एलिस पर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर एलिस शॉक हो जाती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दीवार में जाकर घुस जाती है। और तब बारी आती है हमारी प्रिंसेस की उस पर अटैक करने के लिए, और पता चलता है कि उसके अटैक को किस तरीके से एलिस रोकने में कामयाब रहती है। तो एलिस उससे पूछती है क्या तुमने वाकई में अपने अटैक को चार्ज करना काफी रख दिया है क्या, मैं और ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाने वाली? प्रिंसेस कहती है कि थोड़ा बहुत, बस ऑलमोस्ट हो गया, बस हो गया। और तभी जैसे ही उसकी चार्जिंग फुल हो जाती है और वो फुल पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और क्रॉस वाला अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक सिर्फ इतना ही पावरफुल होता है उस मॉन्स्टर के सामने जैसे कि किसी ने सिर्फ उसे एक छोटी सी खरोंच मार दी है उसके चेहरे पे। इसका इतना बेकार सा अटैक देखने के बाद एलिस को गुस्सा आती है और उससे कहने लगती है कि जाओ कौन तुम वाकई में सच सच बताना, क्या तुम घर से खाना खाकर नहीं आई क्या अटैक करने के लिए, या फिर तुम जानबूझ कर इसके डिफेंस को तोड़ने में नाकामयाब रही हो? प्रिंसेस को देखकर शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तो वाकई में इतना सोचा था उससे भी ज्यादा हार्ड होने वाला है हमारे लिए। इसको देखता है कि मुझे मेरी थर्ड स्वॉर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी उस सीनियर के द्वारा जो अटैक उसे सिखाया जाता है वो उसका टेक्निक का इस्तेमाल करती है। देखने में लगता है कि न जाने ये कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा बड़ा अटैक होगा इस मॉन्स्टर के लिए, लेकिन ये अटैक भी उस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं होता, वो बस एक छोटा सा कट कर पाती है उसके शरीर पर, जिससे इसे और भी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में इतनी पागला जाती है कि उस पर अटैक करने के लिए वापस से आते हैं, लेकिन किसी तरीके से चोट पहुंचाने में तो कामयाब रही। लेकिन उस मॉन्स्टर को भी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, उसे भी गुस्सा आती है और वो जैसे ही प्रिंसेस पर अटैक करता है तभी एक उड़ती हुई ईंट आकर जाकर उसके सर पर लगती है, और उसका अटैक जैसे ही प्रिंसेस पर पहुंचने वाला होता है तभी अचानक से एलिस आकर उसे वहां पर बचा लेती है और उसका अटैक वहां पर मिस हो जाता है। और धन्यवाद
आशीर्वाद देती है भगवान का भैया लाख लाख शुक्र है कि बच गए भाई साहब, बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। और जो उड़ती हुई ईंट आई थी वो तो समझ सकते हो कहाँ से आ सकती है, वो थ्रो की गई थी हमारे एमसी के द्वारा, जहाँ पर वो उससे क्या लगता है कौन कौन और एलिस जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम दोनों की मदद कर दी है और तुम मुझे लगता है कि तुम मुझे संभालने में कामयाब रहोगे, तुम बाकी मॉन्स्टर को झेलो मैं इनको झेलेगा रे। जहाँ पर हमारा एमसी सभी के सभी सबॉर्डिनेट से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो, और वह सभी के सभी मॉन्स्टर भी रेडी होते हैं फाइट करने के लिए भयानक से, और डीमन गॉड कह सकते हैं इसको, उससे फाइट करने के लिए, और वो काउंटडाउन चालू कर देता है। तभी हमारा एमसी अपनी फिंगर वाली टेक्निक दिखाता है उसे, ताकि उसे और ज्यादा इरिटेट कर सके और गुस्सा दिला सके। और गस भाई साहब उस डीमन गॉड जैसे बंदे को गुस्सा आ भी जाती है, बुरी तरीके से कभी आग बूला हो जाता है, और वो समझ जाता है कि अब ये डीमन गॉड वाला बंदा हम पर पीछे से अटैक करने वाला है, तो भाई निकल लो पहली फुर्सत में। और हमारा एमसी उस शिप को जोर से दौड़ाने के लिए परमिशन दे देता है, और तभी वुल्फ उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो उस सेक्रेट माउंटेन पर पहुंच सके। सीधे शब्दों में कहो तो उस वाली स्पेसशिप पर जिस पर वो हेवनली डाव मैसेंजर मौजूद है। और इस तरीके से जब इसे इग्नोर किया जाता है इस डीमन गॉड को या फिर मॉन्स्टर को, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आती है, और गुस्से के कारण वो इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो अटैक करने के लिए कूद पड़ता है उन पर। और जब वो डीमन गॉड उन पर अटैक करता है तो वो जैसे ही उस शिप के काफी नजदीक पहुंचता है तो वो अचानक से अपनी आंखों से सुपरमैन वाली लेजर बीम छोड़ता है उन पर अटैक करने के लिए। तब जबकि हमारे एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उनके पास जो भी दोनों टेक्निक होती है वो उसको यूज करता है, और उससे क्या लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी किस्मत इस वक्त अच्छी हो। और जो ब्लैक होल वाली टेक्निक उसे इस वक्त मिली थी फ्यूज करने के बाद सारे के सारे एलिमेंट्स को, वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और क्या लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा गेम लेने वाला हूँ। इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं इस ट्रम्प कार्ड को वापस बचा कर रख सकूं, तभी पीछे से कोई आवाज आती है और वही उससे कहने लगता है कि ट्रू पर्सन यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो एक और रास्ता है। इसको देखकर कंफ्यूज, और वो उससे पूछता है कि तुम किस ट्रम्प कार्ड के बारे में बात कर रहे हो, किस रास्ते के बारे में बात कर रहे हो। तो वो वुल्फ उसे एक पत्थर दिखाता है और उससे कहने लगता है कि सेक्रेट मास्टर ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो जाता है उस सेक्रेट माउंटेन में तो आपको इस आइटम को यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब सही समय आ चुका है, जो सेक्रेट मास्टर ने मुझसे कहा था वो समय यही है उसे यूज करने का। और तभी अचानक से बहुत सारे अटैक्स आने लगते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ, और उसी अटैक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और इस फॉर्मेशन को देखने के बाद वो काफी दिल से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक सेक्रेट स्टोन है ना, और मॉन्स्टर भी उसे पहचान लेता है। और तभी अचानक से उनकी शिप के सामने एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है, और इस धमाके के साथ साथ वहां पर और भी ज्यादा कई भयानक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, उनकी फाइट चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं या फिर कहो डीमंस हैं, वे सभी के सभी लोग उस सेक्ट पर अटैक करने में लगे होते हैं इस फॉर्मेशन पर, और एक एक कर वो फॉर्मेशन उन सभी को किसी तरीके से मारने में कामयाब और बचाने में कामयाब तो रहती है, और आसपास का इलाका क्लियर भी हो जाता है उनके। और दिखाया जाता है कि सेंटर में बैठा हुआ होता है सेक्ट मास्टर, और वह बुल भी उसके बाद साथ ही है। और सर झुकाकर बुल उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर जो डिसिपल्स हैं वो ऑलरेडी एवैक्यूट कर चुके हैं शेल्टर की तरफ, और 10 एब्सोल्यूट फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए जो हमारे आधे से ज्यादा एल्डर्स थे वो मारे जा चुके हैं। तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इस बुल को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती, और वो कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर जितने भी आधे से ज्यादा एल्डर जो मारे गए हैं वो हमारे यहाँ के सीनियर्स थे, जो कि हमारे सेक्ट के लिए मारे जा चुके हैं। आपको थोड़ी भी सिंपत्ति नहीं है क्या उनके लिए? वह इस तरीके से मारे जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार इतने ज्यादा अनजस्टली बिना इंसाफ के क्यों मारे गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सेक्ट मास्टर से समझाते उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने के मतलब है कि आखिर के जो ट्रू पीपल से जितने भी जो मेजर सेक्ट के मारे गए थे वो भी बैक टू बैक। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, सिचुएशन के बारे में? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है और एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर सारे के सारे सेट के बारे में सारे के सारे डिटेल्स उसके बंदे के पास मौजूद थी, सारे के सारे मेजर सेट के बारे में, ट्रू पीपल्स के बारे में। और इस तरीके से किस तरीके से उन पर अटैक किया जाए, ये बात सुनकर वो बुल भी शॉक हो जाता है, और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने के मतलब है कि सेक्रेट माउंटेन के बारे में इम्पॉसिबल, क्योंकि जो सेक्रेट माउंटेन है उन्हें गार्ड किया जा रहा है काफी ज्यादा मोस्ट पावरफुल डायरी ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर के द्वारा। ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, मान के चलो अगर क्या होगा कि जो डायरी ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कंप्लीटली ऑलरेडी करप्टेड हो चुका होगा, तो ये बात सुनने के बाद वो बुल कतई शॉक होते कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, ये एक डायरी ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर है, आपको इसके बारे में पता भी है? तो सेक्ट मास्टर उसको सांत्वना देता है, शांत करता है, उससे कहने लगता है कि ली गुआंग, इस बात का ध्यान रखना कि हम लोगों ने साथ में मिलकर फाइट करते हुए आने में लगे इस हेवनली डाव से काफी ज्यादा सालों से, भले ही वो ऑर्डिनरी डिसिपल्स हो, एल्डर्स हो या फिर वो एंसेस्टर्स हो, और कोई भी अभी तक सरेंडर नहीं किया उनके सामने। और जिन एल्डर्स ने यहाँ पर सब अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है उन सभी से मैं पर्सनली जाकर उनसे माफी मांगूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बिहेवियर को देखकर ये कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि सेक्रेट मास्टर आपके ये सब कहने का मतलब क्या है। और तभी वो उसे एक सेक्रेट स्टोन पकड़ाता है, जिसको देखकर वो बुल कतई शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि ये तो सेक्रेट स्टोन है जो कि सेक्रेट माउंटेन को इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है 1000 ऑफ माइल्स तक। सेक्रेट मास्टर आखिरकार आपने इसके अदर एंड को टेलीपोर्ट फॉर्मेशन में कहां पर सेट किया रखा है? तो वो मुस्कुराते हुए सेक्रेट मास्टर उससे कहने लगता है कि मैं यांग ली के साथ काफी समय से हूं, तुम जानते
जानते हो कि मैंने ये जो दूसरा वाला हिस्सा है वो यांगली को दे दिया था और मैंने कहा था एक्टिवेट करने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को। एक बार डायरी ट्रांसफॉर्मेशन एशेस ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया उसके बाद तो, और उसके बाद जितने भी नेसेंट सोल एल्डर्स है हमारे पास हमारे सेट के अंदर, वो सेक्रेड माउंटेन में एक साथ अटैक करने के लिए कूद पड़ेंगे और सभी के सभी एंसेस्टर को वहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। ये बात जानने के बाद वो और भी शॉक हो जाता है बुल, और वहीं पर गिर जाता है। सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते सेक्ट मास्टर, आपको पता भी है ना कि आपके पास कोई भी कल्टीवेशन मौजूद नहीं है, आप मुझे जाने दीजिए अपनी जगह पर। तो वो सेक्ट मास्टर काफी उदास होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स को इस जगह से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो हेवनली डाउ टावर है उसे तुम्हें मुझ पर छोड़ना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। ये बात सुनकर वो रोता है, उससे कहने लगता है कि लेकिन अगर ऐसा करते हैं जो सेक्ट मास्टर है वो कभी भी बच नहीं पाएंगे। तो सेक्ट मास्टर मुस्कुराते हैं, उससे कहने लगता है कि लिए गुआंग, तुम सिर्फ मेरे सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूड डिसिपल रहे हो। आज से और अभी से जो 20 या सेक्ट है वो उसे मैं तुम पर छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे प्रोटेक्ट करोगे। और एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने जूनियर ब्रदर और सिस्टर का ख्याल रखना होगा। और तभी वो एक्टिवेट हो जाता है सेक्रेट स्टोन और एक पोर्टल बन जाता है और कहने लगता है कि समय आ चुका है हमारे वहां पर जाने का। और सेक्ट मास्टर सभी से रिक्वेस्ट करता है कि एल्डर्स प्लीज इस रियाव को आप फॉलो करो सेक्रेट माउंटेन पर जाने के लिए ताकि हम अटैक कर सके। और इनकी जो फाइनल फाइटिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और सभी के सभी एल्डर्स उन टावर को छोड़ निकल पड़ते हैं एक नई जर्नी पर, एक फाइट करने के लिए उस बड़े से मॉन्स्टर पर। और जब ऐसा सभी लोग करते हैं तो वो सभी का धन्यवाद कहता है सबसे पहले। और वो जो बुल है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये आपका जो डिसिपल है ली गुआंग रेस्पेक्टफुली अपने सेक्ट मास्टर को सेंड करता है, अपने एल्डर्स को सेंड करता है उस बैटलफील्ड में और आपको अलविदा कहता है, लास्ट अलविदा जो भी कह सकते हो। जब ये मॉन्स्टर इस फॉर्मेशन को देखता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये सब इनके साथ चल गया रहा है। और तभी उस फॉर्मेशन से रोकने के लिए वो उस फॉर्मेशन की तरफ कूद जाता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक अजीब सी चीज आती है और उसे पकड़ लिया जाता है जिससे कि वो आगे न जा पाए। और वो उसको देखकर काफी गुस्से में होता है मॉन्स्टर, क्योंकि जो चीज बाहर निकल रही होती है वो जमीन से निकल रही होती है और वो इतनी पावरफुल होती है कि इस मॉन्स्टर को वापस से बांध कर जमीन में ही खींच लिया जाता है। और पता चलता है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं सेक्ट मास्टर, जो कि उससे कहता है कि मास्टर मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इतने ज्यादा फेयरवेल होने के बाद भी सेक्रेट माउंटेन से हमारा रियूनियन कुछ इस तरीके से होगा। तो वो मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम तो वही डिसिपल हो जो कि उस समय पर इस जगह छोड़कर जा चुका था, जरा एक मिनट रुको। तभी सेक्ट मास्टर उसकी बात को नहीं सुनता और एल्डर्स को ऑर्डर दे देता है कि फॉर्मेशन को बना दो जो कि गॉड को भी मार सके। दूसरी तरफ हमें उस डिस्ट्रॉयड शिप को दिखाया जाता है जो कि धमाके के कारण नीचे गिर चुकी होती है। उसमें से जो बचे लोग हैं वो बाहर निकलते हैं और वो होता है वुल्फ और कहने लगता है क्या सभी लोग ठीक हो, ये ट्रू पर्सन है वह कहाँ पर है। तो बंदे कहते हैं कि हम लोग तो ठीक है और मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमांडर बात करें ट्रू पर्सन के बारे में तो वो वहां पर है। तो सामने हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस स्पेसशिप के गेट के सामने खड़ा होता है, उसको घूरने में लगा हुआ है। तो पता चलता है कि उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि विजिटर को हमें डिटेक्ट किया गया है, प्लीज आप अपना विजिटर क्रेडेंशियल दिखा सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हो। हमारे यहाँ तो भैया हमारे पास आधार कार्ड है, देख लो अगर देख सको तो। तो पीछे से वो बंदा भागते उसके पास आता है, उससे कहने लगता है ट्रू पर्सन क्विकली आपको वो इनहेरिटेंस बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा, सिर्फ आप तभी इस सर्किट माउंटेन की लाइट को जला सकते हो। और जो सेक्ट मास्टर है जो एल्डर्स है वो ज्यादा देर तक इसको नहीं झेल पाएंगे। इसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते उससे कहने लगता है कि यहाँ पर हमें डिटेक्ट किया गया है हेवनली डाउ कंपोनेंट को और उम्मीद करते हैं जो सेंट्रल हब के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन है आपको वो मिल चुकी है, कंपोनेंट एनोमली डिटेक्ट की गई है, प्लीज जो ट्रबल शूट मैन्युअली उसे सॉल्व कीजिए, आपको जो परेशानी है इसके अंदर उसे आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तभी बुल्फ उसके पास आकर उसे रोकता है, उससे कहने लगता है कि ट्रू पर्सन ये हॉली लैंड है, यहाँ तक जो ट्रू पर्सन है वो भी बिना इनहेरिटेंस बॉक्स के एंट्री नहीं ले सकता। लेकिन हमारे एमसी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और उससे कहने लगता है डायरेक्टली ऑर्डर देता है कि दरवाजा खुल जा सिम सिम। और भाई वो सिम सिम खुल जाती है। वो वुल्फ देखकर इसे पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज समझ नहीं पा रहा कि क्या चल रहा है और वो उस स्पेसशिप के अंदर एंट्री ले लेते हैं फाइनली। और एमसी उसका मजाक उड़ाता है और उससे क्या लगता है कि ले मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे ये फालतू कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तभी वो उसके साथ ही जो दो लोग होते हैं वुल्फ के वो उससे पूछते हैं कि कमांडर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो ट्रू पर्सन है वो खुद से अंदर जा चुका है। तो वुल्फ उससे कहने लगता है कि हमारा जो मिशन था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक वो लाइट नहीं जल जाएगी सेक्रेट माउंटेन की तब तक तो बिल्कुल नहीं। हमें अपने सेक्ट मास्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और लाइट जलने तक उनके साथ जाना होगा और कुछ भी करके मिशन कंप्लीट करना होगा। अब हमें अंदर चले जाना चाहिए। जब वे तीनों अंदर जाते हैं तो एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर विजिटर एंटर किए गए हैं हेवनली डाउ सेंट्रल हब में, क्या आपने हैंडल करना चाहोगे। एमसी कहता है कोई बात नहीं, उन्हें अंदर आने दो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस मॉन्स्टर की फाइट सेक्ट मास्टर के, जहाँ पे सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने 100 बिल्डर फॉर्मेशन को इन्वाइट करना चाहता हूँ और ब्लेड को निकालकर अपने हाथ को काट लेता है। जो फॉर्मेशन में ब्लड जो सोर्स होता है उसका काम करता है इसका, और तभी वहां पर एनर्जी इकट्ठी होने लगती है, इविल एनर्जी होती है जो कि, और जैसे ही वो उस फॉर्मेशन में अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है उसे पकड़ने के लिए,
तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पावरफुल अटैक उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और सीधे जाकर उसके शरीर में वो अटैक्स घुस जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि हेवनली फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। और जब ऐसा होता है तो उसकी जो स्वॉर्ड है इस डीमन इस या फिर इस मॉन्स्टर की सीधे आंखों में घुस जाती है और तभी वहां पर हमें एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है और हमारे एमसी आई मीन इस सेक्ट मास्टर को लगता है कि ले भाई हमने तो इस मॉन्स्टर को मार दिया। और जब अपनी खुशी बना ही रहा होता है तो ये पीछे से आवाज आती है कि त्यानियो। अगर जैसे फॉर्मेशन है तो मैं क्या लगता है अगर सेक्रेड माउंटेन एनर्जी के साथ अगर तुम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते तो शायद प्रॉब्ली तुम इसे मुझे मारने में किसी तरीके से मारने में कामयाब रहते। लेकिन कितनी पिटी वाली बात है कि मैं तो भाई अभी भी जिंदा हूँ। तभी वो मॉन्स्टर वापस से बाहर निकल पड़ता है जिसको देखने के बाद वो शॉक हो जाता है सेक्ट मास्टर और उससे कहने लगता है कि यांग अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बिल्कुल भी इसमें कामयाब ना रहे जो हमारा मिशन था उसे करने में। हमारा एमसी जैसे ही उस स्पेसशिप के अंदर जाता है तो वो देखकर काफी सरप्राइज होता है और एंट्री लेते ही सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि एक हाई लेवल विजिटर को डिटेक्ट किया गया है और हमारा एमसी अंदर घुस जाता है और अंदर जैसे ही आता है तो वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है यानी कि इसकी जो मेन वर्ल्ड है उसकी बॉडी में आ जाता है जिसको देखने के बाद वो खुद भी सरप्राइज हो जाता है और अपने आप से कहने लगता है कि वाओ मैं तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका हूँ इस स्पेसशिप में घुसने के बाद। जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी पीछे से कोई बोलने लगता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी ट्रू फॉर्म, क्या तुम नए एडमिनिस्ट्रेटर हो यहाँ के। और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब जैसी दिखने में लगी होती है और हमें तभी पता चलता है कि एक हार्ट जैसी चीज में एक असली जिंदा बंदा फंसा हुआ है जो कि हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो करंट अपीयरेंस है तुम उसको देखकर डरोगे नहीं। ये बात सुनने के बाद एमसी जवाब देते उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बाहर से तो काफी ज्यादा बेटर हो लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा बकवास नहीं करना चाहूंगा तुम्हारी हालत देखकर। तो सीधे मेन बात पर आते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो ये अपने बारे में बताते हैं उससे कहने लगता है कि शायद मेरे बारे में अगर बताया जाए तो मैं लास्ट सर्वाइविंग बंदा हूँ हेवनली डाउ मैसेंजर का जो कि उस वॉर जोन में आया था उस समय पर। और तभी अपनी फाइनल कमांड देते हुए कहने लगता है कि एक्टिवेटिंग किया जा रहा है सेल्फ डिफेंस सिस्टम को जिससे कि इस स्पेसशिप के अंदर की जितने भी गन्स होती हैं सारी की सारी एक्टिवेट हो जाती हैं और वह सभी की सभी उसकी तरफ पिन पॉइंट करती हैं और उसके बाद फायरिंग का ऑप्शन दे देता है आई मीन ऑर्डर दे देता है तो सारी की सारी गन उसको शूट करना चालू कर देती है। लेकिन इस बंदे को इतने करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा बहुत पेन हो जाता है जिससे कि वो होश में आ सके और किसी तरीके से जो पूरी की पूरी बॉडी ढकने में लगी हुई होती है वो थोड़ी थोड़ी करके बाहर आने लगती है। उसके बाद ये माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, ये एक ऐसा रास्ता था जिससे कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रख सकूं अटैक करने के बाद। ये बात एमसीयू को समझ नहीं आती और कहने लगता है कि तुम जो मेथड अपने आप को जगाने के लिए इस्तेमाल करने में लगे हुए हो वो तुम्हारे इस शरीर पर बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करने में लगी हुई है और जो तुम्हें और ज्यादा पेन महसूस करवाएगी। लेकिन ये बंदा सुनता नहीं है और कहने लगता है कि तुम कॉन्ग्रेटिव मॉडिफिकेशन को ऑन करो, ये एक इरिवर्सिबल फेनोमेना है जो कि करप्टेड होने के बाद होना ही है। और जब तुम इस शिप के अंदर पहली पहली बार अंदर आए थे तब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं तुम पर अटैक करना चाहता हूँ। ये जो फीलिंग है जो मेरी मेमोरी के अंदर बसी हुई है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना। ये बात सुनकर एमसी जवाब देते हैं उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बस एक कचड़े हो लेकिन तुम्हारे ब्रेन की मेमोरीज के हिसाब से देखकर पता चलता है कि वो तुम्हें धीरे धीरे करके खाने में लगा हुआ है। और इस तरीके का मेटाफोर या फिर एक कहावत सुनने के बाद ये भी शौक हो जाता है और बताता है कि मेरी मेमोरी के हिसाब से मुझे इस वक्त उन सभी के सभी मॉन्स्टर से फाइट करना चाहिए था लेकिन अचानक से मैं उन्हीं जैसे मॉन्स्टर जैसा बनता जा रहा हूँ समय के साथ धीरे धीरे और मुझे उन्हें मारने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। और जैसे ही हमारा एमसी अपना हाथ लगाता है और उससे पूछता है तो अभी जो मैं तुमसे आज तुम्हारे साथ कर रहा हूँ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो वो कहने लगता है कि हे ब्रो तुम जिस तरीके से करने में लगे हो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे मुंह में गंदगी घुसेड़ने में लगे हो। खैर अभी मैं अपने आप पर कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। ये देखकर एमसी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी करंट स्टेटस को चेक करने में लगा हुआ हूँ। तो वो कहता है कि एक्चुअली में ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि और जैसे वो एक्सप्लेन करने वाला होता है तो सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने छुआ है उसकी जो करप्शन रेट है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई है, इसे क्योर नहीं किया जा सकता। तो सजेशन दिया जा रहा है कि इमीडिएटली इसे टर्मिनेशन कर दो यानी कि तबाह कर दो। और ये बात सुनने के बाद एमसी कतई शॉक हो जाता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि एक अजीब सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रखी है और तभी वो फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और पता चलता है कि ये फॉर्मेशन तो हमारे सेक्ट मास्टर ने जो बनाई थी ना वही वाली थी और सेक्ट मास्टर बुरी तरीके से उस मॉन्स्टर से पिटने में लगा हुआ है। तभी वो मॉन्स्टर आकर जाने के जो भी डीमन गॉड वगैरह है वो उससे कहने लगता है कि हे डिसिपल तुम मुझसे हार चुके हो। लेकिन सेक्ट मास्टर हार मानने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होता। तो डीमन गॉड उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास पहले से काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल था लेकिन तुम्हें मुझे मेरी मार खाने के बाद तुम्हें इतनी चोट लग चुकी है बुरी तरीके से कि तुम भले ही उनकी हेवनली डाउ पावर से टिके हुए हो, थोड़ी बहुत कमजोर सी हेवनली डाउ पावर से, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पावरफुल बन पाओगे। चिंता मत करो। खैर तुम जितनी हिम्मत दिखा रहे हो उसको लेकर मुझे तुम पर गर्व है और अगर तुम अपने टैलेंट का इस्तेमाल सही तरीके से करोगे तो तुम डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाओगे अगर मैं तुम्हें अपनी पावर दूं तो। अब जल्दी से आ जाओ मेरे पास और मुझे ज्वाइन कर लो। और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और जैसे ही वो अपने टेंटिकल से सेक्ट मास्टर को उठाता है तो सेक्ट मास्टर काफी उदास होते हुए उधर दूसरी तरफ देखता है तो पता चलता है कि उनकी जो फाइट है बाकी के
जो मॉन्स्टर्स हैं वो उस शिप पर अटैक करने में लगे और धमाके के कारण वो शिप वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखने के वो काफी ज्यादा बुरा महसूस करता है और कहने लगता है कि तुमने क्लियरली, तुम्हारे पास देखकर लगता है कि तुम्हारी खुद की मेमोरीज मौजूद है, तो आखिरकार तुम जो कॉमन एंसेस्टर है, तुमने अपने सेट को तबाह करने के बारे में ऐसा सोचा भी क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बंदा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता है और कहने लगता है एक बार तुम मुझसे मेरे साथ मिल जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी एक जोड़ का धमाका दिखाया जाता है। डीमन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी खुद स्ट्रगल करने की, उसकी भी एक लिमिट होती है, और जो तुम्हारे साथ लोग फाइट करने के लिए आए थे हमसे, अगर वो लोग इस तरीके से फाइट करते रहे तो मारे जाएंगे। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त जो डिवाइन रियलमी के लोग थे वो सभी के सभी लोग हमें छोड़कर यहाँ से चले गए थे, उस वक्त जो हेवनली डाव थी वो हमारे साथ सिर्फ फाइट करने के लिए बची थी, और सिर्फ इसको देखकर हमारे पास कोई भी चांस नहीं था जीतने का। और एक बात, तुम मेरे साथ या फिर हम जैसे बंदे बन जाओगे तो तुम भी कभी भी इस तरीके से स्ट्रगल या फिर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे डिसिपल, यानी कि स्टूडेंट भी कह सकते हो। और तभी ये देखने के बाद वो अपने अटैक करने लगता है उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इससे देखकर सेक्ट मास्टर की कथी फट जाती है। तभी अचानक से वो डीमन गॉड कुछ अजीब सा महसूस करता है और एक बहुत ही ज्यादा तेज कलर की रोशनी यानी कि हेवनली टाउ की एनर्जी उस स्पेसशिप से रिलीज होने लगती है, जिसको देखकर ये मॉन्स्टर काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। अरे नहीं, ये तो हेवनली डाउ है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ चला जाता है सेक्ट मास्टर को छोड़कर, तो सेक्ट मास्टर से देखकर कहने लगता है कि आखिर का जो सेक्रेट माउंटेन है वो इस तरीके से कोलैप्स कैसे हो सकता है, मुझे वहां पर खुद जाकर देखना होगा। लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को मार दिया गया है किसी के द्वारा। और तभी कोई आकर उसके पास कहने लगता है कि मेरी एडवाइस है तुम्हें कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली है तो तुम अपनी सुरक्षित रखो अपनी जिंदगी को। मैंने अपने हाथों को साफ किया है और खाली कर दिया है, और जो कॉइन है वो इस वक्त प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है बाकी के डिसिपल्स को। और वहां पर एलिस आकर ये सब उससे कहती है, यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि प्लीज मुझे उस सेक्रेट माउंटेन की तरफ ले चलो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कम से कम जो वहां पर होने में लगा हुआ है मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो एलिस उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सोचती है। दूसरी तरफ हमें उस स्पेसशिप के अंदर दिखाया जाता है, वो तीनों की तीनों जब हमारे एमसी के पीछे चले जाते हैं तो उनके साथी कंफ्यूज होते हैं, उससे कहने लगता है कमांडर हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम इस तरीके से दौड़ते दौड़ते चलते चलते हमें काफी समय बीत चुका है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी सर्कल में घूमने में लगे हुए हैं और हम उस बंदे को भी नहीं ढूंढ पा रहे। तो वुल्फ उससे कहने लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ ट्रैप नहीं हो सकते। लगता है कि वो भी हमारी ही तरह ट्रैप हो चुका होगा। तभी वो शिप जोर जोर से हिलने लगती है और वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और कहने लगते हैं कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, यही तुम्हारी किस्मत होगी और यही हमारी किस्मत है, तो मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस तरह की आवाज सुनने के बाद वो पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनके पास चल क्या रहा है। और तभी उनकी आंखों के सामने बहुत ही तेजी से रोशनी चमकती है, जिसके कारण उन सभी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा इलाका शांत हो चुका है और वह अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में पाते। और जब वे लोग ट्रू ह्यूमंस बन जाते हैं तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं, कहने लगते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ, ये क्या हो गया। और उसके साथ ही भी कहते हैं कमांडर यहाँ पर कुछ तो अजीब सा हो गया है। उन तीनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है, और कहने लगता है कि हमारे साथ अभी भी क्या हुआ, आखिरकार हमारी जो फॉर्म है वो ट्रू ह्यूमंस में कैसे बदल गई। तो उनका कमांडर उनसे शांत करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग शांत नहीं रह पाते। तो उनका कमांडर उनसे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा है, अब जबकि हमारे अपीयरेंस ट्रू ह्यूमंस की हो चुकी है तो अब समय आ चुका है कि हम भी अपनी ताकत दिखाएं। लेकिन इससे पहले हम सभी के सभी लोग डिसिपल्स हैं बीज या सेट के, इस बात का ध्यान रखना कभी भी भूलना मत। और वो तीनों के तीनों इस बात से एग्री हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी उस बंदे से पूछता है, क्या ये वाकई में सही रहा, तुम्हारी जितनी भी लास्ट पावर बची हुई थी तुमने उन डिसिपल्स को सारी की सारी पावर्स प्रोवाइड करवा दी? अगर तुम उन्हें प्रोवाइड नहीं करते अपनी पावर को तो शायद मैं तुम्हें ज्यादा समय तक जिंदा रखने की कोशिश कर सकता था। ये बात सुनने के बाद पता चलता है कि ये बंदा तो एक मॉड्यूल है जो अभी जिससे बात करने में लगा हुआ था, और वो कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी काफी समय तक जिंदा रह चुका हूँ और अब समय आ चुका है मेरे आराम करने का। एक तरीके से भाई एक नया पुराना वाला सिस्टम है भाई। अब जबकि जो हेवनली डाउ का स्पोर्ट्स पर्सन आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पर, तो मेरा मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी से मेरे हेवनली डाउ सिस्टम को एब्जॉर्ब करो और तुम्हारा जो लास्ट रिपेयरिंग है, लास्ट राउंड को जो रिपेयर है उसे कंप्लीट कर लो अपने हेवनली डाउ सिस्टम को। आई मीन मल्टीपल हेवनली डाउ सिस्टम्स है, ये अपने आप को जो हमारे एमसी का सिस्टम है रिपेयर करने के लिए इसको एब्जॉर्ब करने के बारे में बात चल रही है। तो मतलब हमारे एमसी का सिस्टम भी ह्यूमन फॉर्म ले सकता है। वो तो एक बात की बात है, फ्यूचर की कहानी है ये तो। खैर हमारा एमसी क्या लगता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम मुझे बता सकते हो। तो सिस्टम मुझसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सब पूछने के लिए, मुझे ये सब दिखाने के लिए, और अंत में आकर मुझे
इस दुनिया का हिस्सा बनने का एक मौका मिला। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी यहाँ पर उनकी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस चालू होती है। मैसेज आता है सिस्टम की तरफ से, हेवनली डाउ सिस्टम कंप्लीटली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिकवरी मिल चुकी है। हेवनली डाउ सिस्टम कंप्लीटली रिपेयर हो चुका है। इसकी जो इन्फ्लुएंस है हेवनली डाउ पावर की इस वर्ल्ड में इंक्रीज होती जा रही है, इनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है। तुमने रिस्टोर कर लिया है अपने ओरिजिनल वर्ल्ड की फॉर्म को इस मेन वर्ल्ड में। और ऐसा करने के बाद तभी हमें उस डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि इस बात को बिल्कुल भी पचा नहीं पाता। और वो तुरंत उड़ते हुए स्पेसशिप के पास जाकर क्या लगता है कि आखिरकार जो हेवनली डाउ है इसके अंदर थी वो कहाँ पर चली गई है, वो मेरी थी। लेकिन हमारा एमसी पीछे से उसकी बैंड बजाते हुए क्या लगता है कि ए भाई 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 किधर जा रहे भैया, हमने ले रखा है वो, तुम्हें क्या चाहिए इसमें, तुम क्या कर लोगे अगर मैंने ले लिया है तो। दूसरी तरफ उस वहां पर जितने भी सेट के डिसिपल्स होते हैं वो मॉन्स्टर से फाइट करने में लगे हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर को वह मिलकर मारने में लगे हुए हैं और किसी तरीके से कामयाब भी रहते हैं। और पता चलता है कि हमारी प्रिंसेस ने तो भाई सबको भाना बनाकर मार मार कर पहाड़ से खड़ा कर दिया। इसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं और क्या लगता है कि वाकई में रियल पर्सन है, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो प्रिंसेस उनसे पूछती है कि क्या बाकी ठीक है चैन कोरैन की साइड में। तो डीमन गॉड काफी गुस्से में नजर आ रहा है और वो हमारे एमसी को देखकर उस पर गालियां देते हुए बुराई करते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो मेरी हेवनली डाउ को इस तरीके से सीज करने के लिए और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद। ये है तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म, अब समझ में आया। तुमने अपनी ओरिजिनल फॉर्म हासिल करने के बाद भी तुम ह्यूमन कैसे बने रह गए। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम उन रिमेनिंग डिसेंडेंट में से हो, एंशिएंट पीपल में, इस वर्ल्ड में जो जिंदा रह गए थे। और ये थोड़ा बहुत सोचता है और उसे घूरने लगता है। तो हमारा एमसी उसकी फिरकी लेता है और उससे कहने लगता है कम ऑन यार, तुम जो सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा पहली बार होने वाला है कि मैंने किसी भी माइनर रियल में अपनी ट्रू फॉर्म को दिखाया है किसी को। तभी अचानक से कोई आकर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसे डॉज करना होगा। और ऐसे कहने वाला हमारा सेक्ट मास्टर है जो चिल्लाते हुए आने में कहना लगता है कि तुमने क्विकली क्विकली जो रियल पर्सन के ऊपर जो अटैक आने वाला है तुम्हें उसे डॉज करना होगा, क्योंकि जो बंदा है जो तुम पर अटैक करने वाला है वो एक डायरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर का फुल पावर का अटैक है भाई। इसे रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, जो कि हेवनली डाउ पावर के साथ भरा पड़ा है। यहाँ तक कि जो रियल पर्सन है वो भी इंस्टेंटली करप्टेड हो जाएगा। तभी एलिस उसे शांत करती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको सिचुएशन हैंडल में अलग कंट्रोल में है। लेकिन इस सेक्ट मास्टर को इस पर भरोसा नहीं होता और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर के जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टेज कल्टीवेटर है वो कितने पावरफुल होते हैं। जहाँ पर सेक्ट मास्टर के पसीने छूट रहे होते हैं एलिस मुस्कुराते उससे कहने लगती है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार वो बंदा कितना पावरफुल है। एनीवे जो चैन कोहेरान है वो उसकी जो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, अपने मेन वर्ल्ड की फॉर्म में है, रियल फॉर्म करंट फॉर्म जो भी कहना चाहते हो। और मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि ये बंदा इस दुनिया में इतना पावरफुल है कि इस वर्ल्ड में कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगा सकता। ये बात सुनने के बाद उसके सेक्ट मास्टर के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इसे ये डीमन गॉड को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपनी हेवंस पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि देखने में काफी भयानक लग रही होती है। लेकिन हमारे एमसी को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और उससे कहने लगता है कि तुम जैसा एक तुच्छ सा डायरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर मुझे यानी कि मुझ जैसे बंदे को इतनी हिम्मत आ चुकी कि वो हेवंस पनिशमेंट की टेक्निक इस्तेमाल करना चाहता है। ले भैया तुझे दिखाता हूँ असली। और तभी वो एक चुटकी बजाता है और बस एक थ्रो करता है हल्की सी पावर को, और उसकी हल्की सी पावर इतनी पावरफुल होती है कि उस डीमन गॉड की पावर के चित्र ला देती है। इसको देखकर डीमन गॉड काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उतना पावरफुल अटैक देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि आसपास का इलाका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एमसी उसका मजाक उड़ाता है और उससे क्या लगता है शो अरे यार मुझे माफ कर दे, लगता है कि मैंने मिस कर दिया। कतई यार हमारा एमसी इस डीमन गॉड की फिरकी लेने में लगा हुआ है। डीमन गॉड इसकी पावर देखकर कतई शॉक होते हैं, क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम तो कोई एंशिएंट पीपल नहीं लगते हो, ना ही उनके डिसेंडेंट लगते हो। ये सुनकर एमसी क्या लगते हैं मैं ना कब कहा कि मैं उन लोगों में से एक हूँ। ये देखने के बाद और भी शॉक हो जाता है ये बंदा और क्या लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो एंशिएंट लॉस्ट जो पहले खो चुके थे एंशिएंट डिवाइन रियल में, क्या तुम उधर से आए हुए बंदे हो। ये बात सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराता है और उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, अब इसके बदले में तुम्हें कोई प्राइस तो नहीं दे सकता, मुझे माफ करना है इसके लिए। और तभी हमारा एमसी एक जोरदार किक मारता है उसके चेहरे पर और उसकी किक इतनी पावरफुल होती है कि उस डीमन गॉड की ऐसी हालत होती है कि वो सीधे जाकर जमीन में धंस जाता है और उसकी पूरी तरीके से बैंड बच जाती है। और इतनी पावर देखने के बाद सेक्ट मास्टर का मुंह फटा फटा रह जाता है। तो एलिस उससे कहने लगते कि लो तुम्हारा जो रिजल्ट है जो तुम चाहते थे तुम्हें वो मिल चुका है देखने के लिए। ये देखने के बाद सेक्ट मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। उसका जो मास्टर है उसको पूरी तरीके से पीट दिया है और तभी डीमन गॉड जोर जोर से हंसना जारी रहता है और हंसते हंसते कहने लगता है कि ये वाकई में ऐसा पर्सन है जो कि डिवाइन रियल में से आया हुआ है। अब जबकि जो हेवनली डाउ पूरी तरह से कॉलेज हो चुकी है तो तुम्हें इतने सालों से इस वर्ल्ड में या फिर इस प्लेनेट पर कभी क्यों नहीं आया और हमें अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस बीसली फॉर्म में क्यों गुजारनी पड़ी, तुम्हारा इंतजार करते करते वो भी। ये बात सुनने के बाद एमसी शाय करते उससे कहने लगता है कि नॉर्मली मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन सॉरी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ, यानी कि मैं बस एक वर्कर हूँ और कुछ नहीं। तभी पीछे सेक्ट मास्टर चिल्लाते उससे रोकता है, उससे कहने
लगता है कि जरा 1 मिनट रुकिए रियल पर्सन, जरा 1 मिनट रुकिए। ये बात सुनकर एमसी पूछता है कि क्या हुआ, मैं इस वक्त काफी ज्यादा बिजी हूँ, दिखाई नहीं दे रहा गया। तो सेट मास्टर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि मास्टर तुम एक्चुअली में तुम्हारी तुम्हारी खुद के पास तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मेमोरीज हैं, तुम अभी भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे इससे पहले मारना क्यों चाहते थे? लेकिन उसका मास्टर उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। ये बात सुनने के बाद वो काफी उदास होता है और उससे कहने लगता है कि तुमने कभी मुझे मारने के बारे में सोचा ही नहीं था, तो आखिरकार आपने ये सब क्यों किया? तो वो डीमन गॉड से बताता है कि जो मैसेंजर थे उस सेक्रेड माउंटेन में, वो अपनी लास्ट ब्रीथ पे थे और वो मरने वाला था वो मैसेंजर। और जहां तक कि तुम्हारे इतने भी लोग हैं वो एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर तुम ईविल गॉड पर सबमिट कर देते हो तो शायद तुम्हारे सर्वाइवल के चांस बचे। और यही बात सच थी और मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। और ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपकी इच्छा को समझ चुका हूँ, अब जबकि सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। और उसकी आंखों में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और वहीं पर रोते हुए कहने लगता है कि मास्टर आप अब आराम से सो जाइए। और उस फाइट के ठीक 3 दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो वुल कल्टीवेट करने में लगा हुआ है और ब्रेक थ्रू करने वाला है नेक्स्ट सोल स्टेज पर। और जब वो ब्रेक थ्रू करता है तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। उससे कहने लगते हैं कमांडर ली, क्या यहाँ पर कुछ हो चुका है उनके साथ? तभी उनका साथी कहने लगता है कि जरा सामने तो देखो। लगता है कमांडर ली को कुछ भी नहीं हुआ और पता चलता है कि ये वुल जो कमांडर ली था उनका, वो तो ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, जिसको देखकर इन सभी को कोई सी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और सभी के सभी पूरी तरह से शॉक हो रखे होते हैं। तो उनका कमांडर ली उनके पास आता है, कहते छाती चौड़ी करते हुए उसे दिखाता है कि तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है, मैं सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और फाइनली नेशन सोल रियलमी पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन इसको देखने के बाद सभी लोग कमांडर ली का मजाक उड़ाते हैं। उससे कहने लगता है कि तुम भले ही ब्रेक थ्रू कर इंसान बन चुके हो, ट्रू ह्यूमन बन चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी शक्ल बहुत ज्यादा भद्दी है, तुम बहुत ज्यादा अगली हो। कितना ज्यादा डार्क है यार, कमांडर ली तो जितने ज्यादा गुड लुकिंग नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम लिटिल ब्रेट्स कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे करने की? दूसरी तरफ हमें दिखाया था सेक्ट मास्टर को, जो कि उससे कहता है कि देखिए पास्ट में जिस मूवमेंट पर नेसेंट सोल स्टेज पर कल्टीवेट कर असेंट किया करते थे, वहां पर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया करते थे। लेकिन अभी की सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है और वो पूरी पूरी सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। अब तुम्हें ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगी तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के बाद। ये तो वाकई में ये मेथड जो है डिवाइन रियलमी की, वो बहुत ही ज्यादा अजीब और ट्रस्टवर्दी है, मानना पड़ेगा। लेकिन ये काफी तो पिटी वाली बात है कि जिन लोगों ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया है, जो नेसेंट सोल स्टेज को ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, वो कभी रिकवर नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे पूछने लगता है कि सेक्ट मास्टर, क्या वे सभी के सभी लोग डिवाइन रियलमी के लोग थे जिनके बारे में आपने कहा था वो डिवाइन रियलमी जो कि लेजेंड्स में कहा गया है? तो सेक्ट मास्टर उसे बताने लगता है कि तुम्हारा जो एंशिएंट एंसेस्टर्स है उन्होंने मुझे एक बार बताया था काफी समय पहले, लेकिन जो एंशिएंट डिवाइन रियलमी है उसने हेवन एंड अर्थ पर रूल किया करते थे, लेकिन बाद में जो इविल गॉड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कि जो डिवाइन रियलमी के लॉस थे वो हमारे रियलमी से पूरी तरीके से कट ऑफ हो गए। दूसरी तरफ हमें कमांडर ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि उनसे कहने लगता है कि तुम ये सब क्या करने में लगे, मुझे अगली करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर से बताता है कि हमारा जो एंसेस्टर थे उन्होंने उस इविल गॉड से काफी मिलियन ईयर्स तक फाइट की है और अंत में आकर हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और हमारे जो एंसेस्टर थे वो हमेशा इस बात पर भरोसा किया करते थे कि जो डिवाइन रियलमी के लोग हैं उन्होंने हमें अबंडन कर दिया है, हमें छोड़ दिया है, लेकिन वो किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को बदलना चाहते थे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उनकी जो रास्ता था सही करने का सब कुछ, वो उस रास्ते से भटक गए। ये देखकर उसका स्टूडेंट पूछता है कि मास्टर आखिर का जो डिवाइन रियलमी है वो किस तरीके की डिवाइन रियलमी है, किस तरीके का प्लेनेट है वो? तो सेक्ट मास्टर उससे अपने मुंह फेरते उससे कहने लगता है कि जिससे पहले कि वो सभी लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, यही क्वेश्चन मैंने भी उनसे पूछा था। ये बात सुनकर वो एक्साइटमेंट से भर जाता है और पूछने लगता है कि आखिर उन्होंने क्या बताया फिर आपको? तो वो उससे कहने लगता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और जैसे ही वो अपने पीस को वहां पर रखता है उनका गेम खत्म हो जाता है और उठकर वहां से जाते हुए कहने लगता है कि अब तुम मुझे कभी भी सेक्ट मास्टर कहकर नहीं बुलाओगे और हमारे रूल्स के हिसाब से जब हम एग्री हुए थे उन हमारे बेट पर, उसके अनुसार जो बीजिया सेक्ट है वो अब तुम्हारे द्वारा और ली गुआंग के द्वारा मैनेज किया जाएगा और मैं यहाँ पर आराम से रिटायर कर सकता हूँ। ये बात सुनकर उसका स्टूडेंट काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर आप किस तरीके से कैजुअली बिहेव कैसे कर सकते हो? और भाई साहब अपनी इस जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाने के लिए सेक्ट मास्टर वहां से तेजी से भागने लगता है और उसका स्टूडेंट से बस रोकने की कोशिश कर पाता है और कुछ नहीं। और तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, हमें हेवनली पिर्सिंग टावर के टॉप पर यहाँ पर एक पोर्टल खुला हुआ है और एलिस इंतजार करते हैं। उससे कहने लगता है कि अब हमारा ऑलमोस्ट समय हो चुका है। तो एम से कहता है कि यहाँ पर अभी भी 5 मिनट बची हुई है हमारे जहाँ पर जाने से पहले। खैर कोई बात नहीं, अगर थोड़े जल्दी भी चले जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। प्रिंसेस उनसे कहने लगती है कि लो भाई ये लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तभी सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग जरा 1 मिनट रुकिए सीनियर्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे भी डिवाइन रियलमी में ले चलो। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है हमारा एमसी उससे कि तुम वाकई में हमारे साथ जाना चाहते हो? तो उसका साथी उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि फ्यूचर में हमारे जो डिसिपल्स हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं डिफरेंट वर्ल्ड में और माइग्रेट कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि मुझे एडवांस में जाकर रिसर्च करनी ही पड़ेगी वहां पर, तो इसलिए हमें निकल लेना चाहिए यहाँ से पहली फुर्सत में। ये बात सुनकर एलिस कंफ्यूज होती है, उससे पूछने लगती है लेकिन क्या तुम्हें और भी इधर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्या? आफ्टर ऑल तुम्हारा इतना बड़ा जो सेक्ट है इसे मैनेज कौन करेगा? तो सेक्ट मास्टर काफी सीरियस मोड में आकर उससे कहने लगता है कि सीनियर हाफ ह्यूमन, मैं वाकई
ये सब अपने सेट के लिए नहीं करने में लगा हुआ हूँ, बल्कि मैं हमारे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए करने में लगा हुआ हूँ। और इसलिए मैं और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता इस मैटर को। तो हमारा एमसी एक चुटकी बजाता है और क्या लगता है कि ठीक है हम लोग अब चलते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा नहीं हो, तो तुम्हें अपने खुद के खर्चे खुद उतारने होंगे। इस बात से क्या तुम एग्री हो? इस बात को लेकर सेक्टर मास्टर तुरंत एग्री हो जाता है और तभी वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और वह सभी के सभी उस पोर्टल से अंदर जा ही रहे होते हैं। तभी पीछे से लोग आकर उससे क्या लगता है कि सेक्टर मास्टर हमें भी आपके साथ चलना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर उसको पीछे मुड़कर देख करता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब चलना चाहिए। आखिरकार तुम तीनों के पास ही तो आखिरकार सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ह्यूमन ट्रू फॉर्म प्योरेस्ट ह्यूमन का ब्लड है। तो सीधे शब्दों में कहो तो तुम ट्री ह्यूमंस हो और फ्यूचर में तुम डेफिनेटली यहाँ पर हमारे बीजिया सेट को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। लेकिन तभी उसका स्टूडेंट उससे कहने लगता है कि वेट एक जरा 1 मिनट रुकिए सेक्टर मास्टर, मुझे आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पर कहना चाहते हो, जब आपने मुझे वो स्टोरी सुनाई थी कुछ दिन पहले उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपने जानबूझकर जो 4 पीसेस थे वो गायब कर दिए थे। सही कहा ना, चीटिंग करी मेरे साथ, गद्दारी कार में। और उसके बाद सभी के सभी लोग उसे मजाक उड़ाते हैं और वो तीनों उसे घूरते उससे कहने लगता है कि ओ मुझे पता नहीं था इस बंदे के पास इस तरह की हरकतें करने की कोई तरीका है। इसकी जो पूरी इमेज थी, इज्जत थी, वो तो धरती में मिल गई पूरी की पूरी। ओहो ऐसा बंदा है तो ये। अब जो सेक्टर मास्टर वो अपनी बेइज्जती नहीं झेल पाता तो बिना कुछ समझे कुछ सोच समझे उस पोर्टल में जाकर कूद जाता है, जिसको देखकर वो शौक होते तीनों कहने लगता है कि वाह ये तो इतनी जल्दी भाग गया दम दबा के। अब जबकि इनका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है तो हमारा एमजी उनके साथ कूद जाता है और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग हम बाद में मिलेंगे। और उसके स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जिसका मतलब ये हो कि जो सेक्टर मास्टर है वो वाकई में चीटिंग करने में लगे हुए थे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में वो चेस प्लेयर भी बहुत ज्यादा खराब है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन वर्ल्ड में इस सेक्टर मास्टर की, जिसको देखकर वो शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो डिवाइन रियलमी। लेकिन जैसे ही सेक्टर मास्टर बाहर आता है पोर्टल के, तभी वहां पर वो किसी को उड़ते हुए देखता है जो कि मैजिक कर रहा होता है या फिर आग से खेल रहा होता है। इसको देखकर सरप्राइज होते हुए कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये वही लेजेंडरी गॉड ऑफ फायर है, आग का देवता। और वो काफी मुस्कुरा रहा होता है, मतलब जैसे टेबल वाली स्माइल मार रहा है जैसे कि अभी अभी सबको भून के रख देगा। और हंसते हंसते कहने लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर अपनी क्यू को गैदर कर सकता हूँ और फायर बॉल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हेलीकॉप्टर से आवाज आती है कि सिटीजन जो भी यहाँ पर आग से खेलने में लगा हुआ है उसे इमीडिएटली यहीं पर बुझा दिया जाए वरना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये बंदा उन पर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मोस्टली रिकवर हो चुकी है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर बकवास क्यों करने में लगे हो इस तरीके से। और वहीं पर एक जोरदार धमाका होता है क्योंकि उसने वहां पर उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया था। लेकिन पता चलता है कि वो दोनों के दोनों जो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए आए थे वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के, उड़ते उड़ते आकर। भाई वो भी तो कल्टिवेटर ही है। इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद सेक्टर मास्टर पूरा कंफ्यूज और शॉक होते हैं। उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो वॉर ऑफ गॉड जो कि जिसके बारे में हम बात करने में लगे होते पहले, जैसा कि हमने उम्मीद की थी डिवाइन रियलमी से। तभी पीछे से कोई आकर कहने लगता है कि डैम इट यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तो पूरी तरीके से कंफ्यूज सेक्टर मास्टर पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है क्या ये तुम्हारे वर्ल्ड में नॉर्मल नहीं है क्या। तो एमसी कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है ये नॉर्मल नहीं है। तभी एलिस भी कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको, इसका मतलब ये होगा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ की वो बढ़ चुकी है। तभी मैंगजिन उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि यहाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 2.5 तक पहुंच चुकी है, वो भी लो लेवल पर। और सच में देखा जाए तो अब तुम्हारा वर्ल्ड सेकंड लेवल हाई मार्शल वर्ल्ड बन चुका है और तुम फाइनली यहाँ पर वापस आ चुके हो। इसको देखकर प्रिंसेस उससे पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तो वो उसे बताती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें 2 न्यूज बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि जैसा कि तुम देख सकते हो जो तुम्हारी जो हेवनली डाउ सिस्टम रिकवर होने के कारण तो स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होने की जो स्पीड है वो काफी तेज हो चुकी है मेन वर्ल्ड में और एक्सीलरेट हो चुकी है। और नाउ अब यहाँ पर जो हाई मार्शल वर्ल्ड है वो लेवल अप होने वाला है, तुम्हारा वर्ल्ड धीरे धीरे करके पावरफुल बनता जाएगा। और इस समय पर नेचुरल सी बात है कि कुछ कल्टिवेटर्स ने अपनी पावर्स को वापस से हासिल कर लिया है, तो उनके दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल आ रहे हैं जैसा कि तुम अभी के अभी नोटिस कर सकते हो। ये कहते कहते वो सिस्टम जो मैगजीन वो चिप हो जाती है तो एमसी उससे पूछ लगता है कि मैंने तो इसके बारे में पहले से सोच रखा था कि इसको जो रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर हम स्पिरिचुअल एनर्जी का, तो ऐसा होने से कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्ट्रॉय होना तो पक्का है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतना जल्दी हो जाएगा। आखिर का जो सोशल ऑर्डर है यहाँ कर वो कैसा चल रहा है, ये बात सुनकर वो उसे समझाती है और बताती है कि वे सभी के सभी लोग अभी भी अंडर कंट्रोल में इन्हें रख सकते हैं। आफ्टर ऑल जो करंट मैनेजमेंट है यहाँ का वो इतना ज्यादा इनकम्पिटेंट भी नहीं है। ऑफकोर्स ये बात है, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस तरीके से कंटिन्यू होती रही रिकवर होना, तो शायद एक पॉइंट ऐसा आएगा तो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऑफकोर्स ये बात है, तो मैं भी प्रॉब्ली शायद तुमने सेकंड पीस के बारे में न्यूज के बारे में सुन लेना चाहिए। और सेकंड न्यूज ये है कि अब जबकि तुम अपने इस वर्ल्ड में लौटकर आए थे तो तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है और तुम्हारे साथ कुछ क्रीचर्स भी इस करप्टेड वर्ल्ड से अपने मेन वर्ल्ड में आ चुके हैं फॉलो करते करते। ये बात सुनने के बाद एमसी और शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि डैम इट, आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा। तभी वो काउंट करती है 5, जिस बात को सुनकर वो कहने लगता है
है कि ओह 5 दिन, ठीक है मेरे पास काफी समय है उसे प्रिपेयर करने के लिए फिर तो। लेकिन पता चलता है कि यहाँ पर ये तो काउंट करने में लगी हुई है, 4 3 2 1। ये सुनने के बाद वो कहीं शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अबे तेरी ये क्या मजाक हो रखा है। और तभी आसमान में एक अजीब तरीके का पोर्टल खुलने लगता है और मौसम बिगड़ने लगता है और उसी पोर्टल में से पे करप्टेड बींग्स बाहर आते हैं। और आने के बाद वो डीमंस मॉन्स्टर जो भी करप्टेड बींग्स है वो मुस्कुराते हैं, उससे कहने लगता है ये तो सेकंड लेवल वर्ल्ड है, यहाँ तक कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, अपने लार्ज ग्रुप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। जिसको देखकर एमसी घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि हमारी जो मेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस वक्त काफी ज्यादा लो है, हमें लगता है कि हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी अगर हम इस बंदों से निपटना चाहते हैं। तो इसको देखकर एलिस कतई एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगती है क्या मैं इसे ट्राई कर देखूं। तो एमसी तुरंत उसे मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि ये जो बंदा है वो 4th लेवल हाई मैजिक वर्ल्ड से आया हुआ है, लगता है कि हमें काफी ज्यादा ग्रुप की गैंग गैंग अप कर ही इसे मार सकते हैं, हमें एक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी जिससे फाइट कर सके, तुम जाओ और जल्दी जाकर हेल्प बुला कर लाओ हमारे पास। तभी अचानक से मैग्नी सबको वार्न करती है और इससे कहने लगता है कि तुम्हें सावधान होना चाहिए, उन लोगों ने हमें नोटिस कर लिया। और तभी वो डीमन उन्हें देखकर उनसे कहने लगता है कि तुम यहाँ के रहने वाले लोग, लोकल लोग, अब तुम्हारा जो नाइट मेयर है वो यहाँ पर आ चुका है, तुम सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ इस भयानक मौत को झेलने के लिए। और तभी वो डीमन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है या फिर करप्टेड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। इसको देखने के बाद एमसी कतई शॉक होते चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि शिट डैम इट, ये तो गड़बड़ हो गई, तुम्हें इस जगह को छोड़कर जल्दी जल्दी जाना होगा। मैं इन सभी को रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन प्रिंसेस यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती और उससे कहने लगता है कि वैसे भी सब कुछ लेट हो चुका है। और फाइनली वो डीमन उनके पास अटैक करने के लिए काफी नजदीक आ जाता है। अब जबकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब हम सभी को फाइट करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन सेक्ट मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है और कहने लगता है कोई मुझे बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एलिस उसके पास जाकर उसे बताते उससे कहने लगती है कांग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ पर देखने वाले हो किस तरीके से यहाँ पर गॉड एंड डीमंस की फाइट होती है। और अगले ही पल वो डीमन जो भी होता है करप्टेड बीइंग्स वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के एक बहुत ही भयानक पावरफुल बॉल को की शेप में उसे कलेक्ट करने के बाद थ्रो करने के लिए उन पर रेडी होता है। और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होने के कारण सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं, खासकर हमारा एमसी जो कहता है कि डैम इट, ये जो फॉर्मेशन है ये तो कुछ ज्यादा ही है, मैं इसे झेल नहीं पाऊंगा। और वो डीमन तुरंत उसको थ्रो कर देता और जैसे ही वो उस बड़ी सी बॉल को थ्रो करता है तो सारे के सारे अटैक जो जमीन पर लगने में लगे हैं वो एक भी अटैक हमारे एमसी को छू तक नहीं पाता और सारी की सारी जो एनर्जी है वो इस वर्ल्ड में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से कंफ्यूज और सभी के सभी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं और भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक्सप्रेशन देखने के बाद कभी मजा आता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे मेन वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका सप्लीमेंट रिसीव्ड हो चुका है और करंटली स्पिरिचुअल एनर्जी हो चुकी है 2.6। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और उस समय ये बात पता चलती है कि अगर जिन लोग जो करप्टेड बीइंग्स है वो यहाँ पर अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर होगी। ये बात जानने के बाद इनके दिमाग में एक बढ़िया ही आइडिया आता है और उसको पूरी तरह से धो डालते हैं। बस यहाँ से एक जो चैप्टर है वो मिसिंग है, वो मिल भी नहीं रहा है मुझे। तो बीच के एक चैप्टर में हुआ क्या मेनली एक देखा जाए तो अभी तक उसके एनालिसिस के हिसाब से मेरे ख्याल से उन लोगों ने पूरी तरीके से पीट दिया और उस डीमन को मार दिया, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे वर्ल्ड मेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करने में काम में आई। इतनी सी स्टोरी थी। तो अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेजिस टाइप का बंदा है जो कि किसी कह रहा होता है कि ये तो काफी अमेजिंग बात है कि ये जो क्रीचर्स है उसकी खुद की जो इंटेलिजेंस है वो एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। अच्छा तो तुम इसे इस चीज को जो तुम क्या कहते हो इस जो एक ऐसी स्पीसीज है जो कि हमारे वर्ल्ड पर अटैक करने वाली है, लेकिन कम से कम तुम मुझे दोनों के दोनों बता सकते हो कि जो मेरी जो मैजिक टावर में आप दोनों के दोनों सीनियर्स क्यों आए। और पता चलता है कि ये तो हमारे प्रिंसेस के टीचर हैं एल्डर ल्यूबा, यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं। और उनसे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटूंगा भले तुम यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी मैजिक क्यों ना रहे हो। यहाँ पर जो ग्रैनी हो वो भी यही कहती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर यंग फ्रेंड के रिक्वेस्ट के कारण यहाँ पर मुझे आना पड़ा था मदद मांगने के लिए, क्या तुम हमारी मदद करोगे। यहाँ पर वो मैजिशियन पूरी तरीके से डर जाता है और उससे कहने लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था मैं, यंग फ्रेंड वाकई में आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर आपकी मदद करूँ। और साकिबस क्वीन और चेन कोरेन भाई देखता तो वो तरीके से कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, क्योंकि हमारी जो एलिस है उसने पीछे से अपने पंख निकालकर उसके ऊपर एक चिपका दिया होता है लिखकर उसका नाम। इसको देखने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और समझ नहीं आता क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। और पीछे मुड़ता है तो एलिस घबरा जाती है और उससे कहने लगता है कि ये तो काफी इंप्रेसिव था तुम्हारे लिए ये टाइटल, जिसको देखकर हमारा एमसी उसके जोरदार किक मारता है और फेंक देता है बाहर। और शांत होने के बाद उससे कहने लगता है कि यस सीनियर, मैं बस आपसे एक फेवर चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और इनका जो प्लान था सभी के सभी टॉप मार्शल आर्टिस्ट सबसे पावरफुल बीइंग्स
चुके इस वर्ल्ड के, मेन वर्ल्ड के, उन्हें एक एक कर कलेक्ट करना, और यहीं पर वो कलेक्ट करने के लिए चल पड़ते हैं। तभी अगली बारी आती है इस बंदे की जो कि मेडिटेट करता है, और उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी इस वर्ल्ड के अफेयर से रिटायर कर चुका हूँ। लेकिन जब इतने पावरफुल बीइंग्स उसके सामने खड़े होते हैं तो उसकी कतनी बुरी तरीके से फट जाती है, और कहने लगता है कि यार ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारा एमसी कहते हैं इस तरीके से। और कहने लगता है कि अब जबकि तुम इतनी ज्यादा दिखा रहे हो यार, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ठीक है मान जाता हूँ मैं। तभी अगली बारी आती है इस टकले की, और अगले ही पल इतने पावरफुल लोग को देखने के बाद ये भी एग्री हो जाता है, इसके पास कोई ऑप्शन बचता तो है नहीं। और इस तरीके से समय गुजरता है, और एल्डर काफी खुश होता है, उससे कहने लगता है कि हमने ज्यादातर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, जो कि पास्ट में काफी ज्यादा टॉप पावर लेवल के बंदी हुआ करते थे, और हमारी ओल्ड मैन की जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी काफी ग्रेट है, मानना तो पड़ेगी। लेकिन ये तीनों के तीनों अपने ही मन ही मन में कह रहे होते हैं तुम्हारी ये इन्फ्लुएंस है, अगर तुम मुझे पीट नहीं पाते ना तो मैं तुम्हारी कभी बात भी नहीं मानता। खैर ये सब तो एक मजाक वाली बात थी। तभी एमसी उसको सब कुछ बताता है, और उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से लो, हमारा जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। हमारा जो प्लान का फेज बन रहेगा, वहां पर हमारे जितने भी कंपेनियंस है वो एक ऑर्गेनाइज करेंगे एक स्मॉल वर्ल्ड में, और वो जितना ज्यादा हो सके उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे उस इन्वेंशन से, जहां पर वो डीमंस पर अटैक करेंगे। और इस फेज के दौरान मैं क्विकली जितना ज्यादा हो सके मेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमारे वर्ल्ड के कनेक्शन बन सके। उसके बाद तब तक जितना ज्यादा हो सके उस फेज के दौरान अटैक करने से अपने आप को कंट्रोल करना। और तभी लोग पहुंच जाती है प्रिंसेस अपने वाले वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड का नाम तो मुझे भूल पता नहीं, लेकिन प्रिंस अपने वर्ल्ड में पहुंच जाती है, और वहां पर कोई कह रहा होता है कोई किसी ने हम पर हमला कर दिया है, जल्दी जल्द एक्सपर्ट को बुलाकर लेकर आओ। लेकिन जैसे ही वो अपना टोपा उठाती है तो सारे के सारे गार्ड्स पहचान लेते हैं, और कहने लगता है कि ओह ये हमारी प्रिंसेस नहीं है क्या, और कहते हैं कि प्रिंसेस वापस आ चुकी हैं, क्विकली जल्दी जाकर हमारे किंग को सब कुछ बता दो। तभी दूसरे वाले वर्ल्ड पर पहुंचते हैं, वहां पर सभी वो दोनों के दोनों शॉक होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि क्या आप यहाँ पर क्या करने में लगी हो साकिब। तो उसे बताते हैं कि हमारी जो मेजेस्टी, हमारी जो क्वीन है, वहां पर चैन को उन्होंने भेजा है हमारे लिए एक न्यूज कि करप्टेड वर्ल्ड से हमारे इस वर्ल्ड में अटैक होने वाला है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ मिलकर हमें फाइट करनी होगी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हमारी मदद करने के लिए हमारी क्वीन भी इस वर्ल्ड में डिसेंड करने वाली है। तभी हमें कुछ सोल्जर्स को दिखा जाता है, और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया, तुम्हें तो उदास क्यों दिख रहे हो। दूसरा बंदा कहने लगता है कि मुझे वापस साकिब बेस के द्वारा उन्हें रिप्लेसमेंट देने के लिए भेज लिया गया था, खींच लिया गया था। जिसको देखकर ये बंदा शॉक होता है, उससे कहने लगता है कितनी बार भाई, मैं तो हैंडल भी ना कर पा रहा। खैर वो सब छोड़ो, ये तो एक मजाक था। तभी वहां पर उड़ते हुए साकिब बस को दिखाया जाता है, ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, और कहने लगते हैं ये तो उनकी क्वीन नहीं है क्या, या यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है, कुछ जंग मंग होने वाली है क्या। और उसके बाद तभी हमें एक परछाई दिखाई देती है, और पता चलता है कि हमारा सेक्ट मास्टर कुछ ही दिन पहले ही गया था अभी इस वर्ल्ड को छोड़कर, और वापस से इस वर्ल्ड में आ जाता है। और उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आने में काफी समय लगेगा, किसने सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे वापस आने पड़ेगा, और मैं आलस दिखाकर अपनी कंजूसी दिखा सकूं और एंजॉय कर सकूं। लेकिन भाई साहब उसने मुझे फिर से काम पर लगा दिया। ये देखकर उसके डिसिपल शॉक हो जाता है, उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। तभी सेक्ट मास्टर ऑर्डर देता है, और उससे कहने लगता है कि बेजिया ऑर्डर देता है कि सभी के सभी साइड को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि डीमंस का अटैक वापस होने वाला है, बैटल के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हमारा एमसी सेकंड फेज के बारे में बताता है, और उनसे कहने लगता है कि हमारा फेज 2 कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जो मेन वर्ल्ड एक बार जो रिकवर हो जाएगा कुछ सर्टेन एक्सटेंट पर जो करप्टेड वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी से, तो मैं मेन वर्ल्ड से इस गेट को ओपन कर दूंगा ताकि स्मॉल वर्ल्ड को कनेक्ट किया जा सके। उसके बाद आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, और सभी के सभी जितनी ज्यादा हो सके मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा एक स्मॉल एरिया में, और उस मूवमेंट पर हम डायमेंशनल अटैक लॉन्च करेंगे, और कई सारे छोटे छोटे वर्ल्ड में अपन उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। इसको देखकर टकलू थोड़ा कंफ्यूज होता है, और उससे कहने लगता है कि हम जितना ज्यादा देर तक स्मॉल वर्ल्ड को होल्ड करके रखेंगे उतना ज्यादा हम रिकवर कर सकते हैं। प्रिंसेस वाले वर्ल्ड में किंग उससे कह रहा होता है कि जितना ज्यादा हम होल्ड करेंगे उतनी ज्यादा हमें रेनफोर्समेंट मिलेंगे, उतनी पावरफुल। प्रिंसेस इस बात से एग्री होती है, और उससे कहने लगती है कि ठीक है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ वैसे भी। तो किंग इसकी बात सुनता है, और उससे कहने लगता है कि एक ग्रांड गेम्बल होने वाला है, वो भी एक कुछ रियल में इसके बीच में हमारी एग्जिस्टेंस भी मिट सकती है इसके दौरान। ठीक है तुम्हारा जो प्लान है मैं इस प्लान के अंदर हूँ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर एमसी कहता है कि एक बार जो मेन वर्ल्ड है वो फुली रिकवर हो जाएगा, और हमारी जो रिवर्स लिक्विडेड कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे करप्टेड वर्ल्ड के, उसके बाद हमारा फेज 3 चालू होगा, और एंटायरली हम उस पर अटैक करेंगे। ये बात सुनकर वो मैजिशियन भी काफी शॉक हो जाता है। जहां पर ये बताता है हमारा एमसीयू से उसकी उस मूवमेंट पर मैं उस मूवमेंट पर पोर्टल्स खोल दूंगा, जिससे कि हम कई सारे स्मॉल वर्ल्ड्स में जा सके। और अगर ऐसा हो जाएगा, अगर सभी लोग हमारे इस वर्ल्ड के स्मॉल वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो हम जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रिकवर कर सकते हैं मेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को, वो भी काफी ज्यादा तेजी से। क्योंकि ऐसा करने से, अगर पोर्टल खोलने से यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं उन्हें वो मिल जाएगी स्पिरिचुअल एनर्जी आने की लोकेशन, तो वो वहां पर जाकर जरूर डिस्कवर करेंगे, और अदर वर्ल्ड लोगों की बैंड बजा देंगे, धोखे कर देंगे, बिल्कुल बिना साबुन के धोएंगे। मेरा प्लान सीधे इतना सा है कि
वो लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, इससे पहले हमारे जो पूरा वर्ल्ड है वो उन सभी के सभी वर्ल्ड पर अटैक करेगा। ये है मेरा प्लान। तभी हमें नॉर्थ वेस्टर्न बेकॉन टावर क्वाइंस वर्ल्ड में दिखाया जाता है नाइट का समय पर। यहाँ पर जब ये बंदा नर्वस होता है तो दूसरा बंदा अगर उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से नेक करना बंद कर दो, तो मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो रहे हो, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। अगर भी पीछे से कोई कहने लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है तो ये अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम पीछे वापस से जा सकते हो। जिसको देखकर वो बंदा शर्माता है और उससे कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे यहाँ पर डर लगने में लगा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि भले ही मुझे पता है कि डरना कोई बुरी बात तो नहीं होती है, हाँ डरना अच्छा है, ठीक है, पर इतना भी नहीं। लेकिन मैं इस वक्त में तुमसे कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम इस वक्त का तुम्हें वाकई में डर लग रहा है तो तुम विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने बीच फाइट में अगर ऐसा किया और अगर वॉर के दौरान तुमने डर कर भागने की कोशिश की तो आसपास के जो लोग हैं वो भी तुम्हें देखकर वहां पर कॉलेस हो जाएंगे और सभी के सब लोग भागने लगेंगे और एक तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी और हमारे डिफेंस के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अगर तुम यहाँ पर रुक कर फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अपना मन बनाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी, वो भी अंत तक। दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि अगर मैं वाकई में अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो किस तरीके का लॉर्ड हूँ मैं। ये बात सुनकर ये बंदा भी काफी सीरियस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि योर मेजेस्टी, जैसा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप कहना चाहते हो उसके हिसाब से जो एनिमीज हैं वो 4th लेवल हाई मैजिक वर्ल्ड से आते हैं, तो आखिरकार हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे पॉसिबल उन्हें डिफीट कर सकता है। तो प्रिंसेस उसे बताते उससे कहने लगते कि सबसे पहली बात है कि जो सिर्फ और सिर्फ ओनली जो लोएस्ट रैंक डेरिवेटिव्स हैं, जो मॉन्स्टर्स हैं, वही हमारे वर्ल्ड पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं और अभी भी, लेकिन वो हमसे काफी पावरफुल माने जाएंगे। जहाँ तक जो लोएस्ट रैंक के जो उनमें से डीमंस है वो भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हमसे कि वो हमें एक ही बार में मिटा सकते हैं, पूरी पूरी एग्जिस्टेंस को हम उनसे रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे पास 5th लेवल डिवाइन रियलमी का सपोर्ट है, तो इसलिए कोई भी हमसे फाइट नहीं कर सकता। हम ऐसा कौन कह रहा है कि हम नहीं जीत सकते। ये बात सुनने के बाद वो बंदा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो। जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी अचानक से उनके नोटिस आता है कि यहाँ पर हम पर अटैक कर दिया हमारे दुश्मनों ने, और तभी वहां पर एक लाइट जला देता है जिसको देखकर सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं। जब इतने सारे डीमंस एक साथ देखते हैं, एक अजीब तरह के भद्दे डीमंस, और सभी के सभी डीमंस उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। तभी एक अटैक आता और पता चलता है कि उस पर अटैक करने वाला तो यंग मास्टर चू है, आचू, वही बंदा। अभी देखकर आपको पता होगा, याद होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ कुत्ते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तुम्हें इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें अभी भी मार सकते हैं। जल्द ही जल्द अपना जो हॉली वाटर है जो कि तुम्हें इस वक्त पहले दिया गया था उन्हें निकालो और अपने एरोस पर लगा लो। जिसको देखकर कंफ्यूज होते हैं उससे कहने लगता है कि जो प्रिंसेस पोर्टल लाई थी उन्होंने हमें जो दी थी वाकई में काम करेगी, ये वाकई में यूजफुल है। तभी भी बंदा उसमें से एक थोड़ा सा पानी निकालकर अपने एरोस पर लगाता है तो वो एरोस बहुत ज्यादा जोर जोर से चमकना चालू हो जाते हैं। इसको देख कर वे सभी के सभी सोल्जर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी देखते हैं कई सारे डीमन उन पर अटैक करने के लिए बढ़ने में लगे हुए हैं। अब उनके पास फाइट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो एरो को लगाते हैं और तुरंत एरोस को शूट कर देते हैं और उनके एरोस इस वक्त वाकई में उन पर इफेक्टिव हो रहे होते हैं। उन सभी के सभी डीमंस को एक एक करके मारना चालू कर देते हैं। अब जबकि उनके मोरल्स इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं तो उनकी फाइट लेवल बढ़ जाती है। तब दबा के फाइट चली रही होती है, तभी हमें आर्चर को दिखाया जाता है जो कि उसके पास पहुंचकर उससे कहने लगता है क्या तुम्हें अपनी वाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इस वक्त वेपन के तौर पर। तो ये इससे कहने लगता है कि जो वाइप है वो सिर्फ और तुम्हारे लिए रिजर्व है, सिर्फ तुम्हारे लिए यूज की जाएगी। और बात करें मोस्टर्स के बारे में तो मुझे ये ब्लेड यूज करनी पड़ेगी। आखिरकार भले ही ये वर्ल्ड का अंत, मतलब ये वर्ल्ड खत्म क्यों होना चाहिए, लेकिन हमें अपने प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आज उससे कहने लगता है कि मैं अपने मास्टर के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। तभी लॉर्ड उससे कहने लगता है कि जो डायरेक्शन है वो जियांग फैमिली की डिफेंस की तरफ से आने में लगी है। सोल्जर्स वेपन्स को सभी के सभी ग्लो होने में लगे हुए हैं, यानी कि मॉन्स्टर्स ने हम पर अटैक कर दिया है। तो ये बंदा कहता है कि प्रिंसेस आखिरकार ये किस तरीके का ट्रेजर है भाई। तो वो थोड़ा शर्माती है और उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में मैं भी इसको बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन डिवाइन रियलमी में ये सभी के सभी लोग इस चीज को फ्लोवर बॉटल के नाम से जानते हैं। तभी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि जो फ्लोवर बॉटल है वो इस वर्ल्ड के हिसाब से भाई हॉली वाटर माना जाता है। खैर ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, वो सब बात अलग है। तभी जो लॉर्ड है वो उससे पूछने लगता है कि जो फ्लोवर बॉटल क्या किसी तरीके कोई जो एसेंस से बनाया गया है हेवन एंड अर्थ के क्या मॉर्निंग ड्यू से। अब मुझे समझ में आया था प्रीशियस क्यों है। तभी वो बंदी थोड़ी शर्माती है, घबराते हुए प्रीशियस उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में इस एक बोतल की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 15 युआन है। सरप्राइज होने के बाद वो बंदा पूछता है लॉर्ड कि आखिरकार ये कौन सी यूनिट है। ये बात सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते तो प्रिंसेस ही फाइट करने के लिए रेडी होती है और उनसे कहने लगते हैं कि ठीक है बहुत हो गई बकवास, अब समय आ चुका है कि हम भी अपनी दुनिया को दिखा दें कि हमारा जो फाइनल टेस्ट होने वाला है वर्ल्ड को लेकर हम मिलकर फाइट कर सकते हैं। तभी हमें दूसरी साकिबस क्वीन को दिखाया जाता है जो कि सभी के सामने अनाउंस करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि अब समय आ चुका है कि हम भी इस फाइनल टेस्ट को एक साथ मिलकर दें। और उनके तरफ भी उनके वर्ल्ड में भी मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और जिनको देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि हमारे अटैक उन पर काम करेंगे। तभी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, उसके बाद सारे के सारे साकिबस अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं उन पर।
और टूट पड़ते हैं बुरी तरीके से और चिल्लाते हुए जाते हैं, ये हमारे क्वीन के एरिया ऑफ इफेक्ट वाला बफ है, हम अब आराम से अटैक कर सकते हैं। जिसको देखकर साकिबा क्वीन उससे कहने लगती है, पहले एलिस कहने लगती है उससे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके से सप्रेस करने में लगे हुए अपने करप्टेड सिस्टर को, आई मीन करप्टेड एनर्जी को। सिस्टर, जो मॉन्स्टर्स अटैक्स हैं वो श्योरली मैजिकल टैलेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉगर है उनके मुकाबले में, तुम्हारा टैलेंट मुझसे ज्यादा हाई लेवल का, ये बात तो मानना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है, जो सिचुएशन है वो इस सब बातों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है सिस्टर। मुझे लगता है कि हमारे जो सोल्जर्स है उनका जो माना है बहुत ज्यादा तेजी से कमजोर होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, वो ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे और इनकी जो सिचुएशन है वो वाकई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब जबकि उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ रहा है तो भागी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब होती जाती है और कहने लगता है कि जल्दी से जाओ, हमें और मानव की जरूरत पड़ेगी। तो सोल्जर्स कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। साकिबा कहती है, मुझे भूख लगी है, और जैसे ही वो ह्यूमंस को देखती है तो कतई खुश हो जाती है और इसको देखने का आता है बंदा भी, और इनका रिप्लेसमेंट चलता रहता है। यहाँ पर उनकी क्वीन इसको देखकर कहने लगती है कि भले ही यहाँ पर इतने ज्यादा ह्यूमंस मौजूद है रिप्लेस करने के लिए माना को, लेकिन इसमें समय लगता है और हमारे पास वही तो नहीं है, वो क्या समय नहीं है हमारे पास इतना ज्यादा, हम किस तरीके से इन्हें रेजिस्ट करेंगे। लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो और उसके साथ तो ये भी कह रहे होते भाई तुम बार बार क्यों जा रहे हो, हमें भी एक मौका दे दो। तो एलिस उससे कहने लगती है, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने ऑलरेडी तुम सभी के लिए एक बढ़िया रिप्लेसमेंट तैयार कर रखा हुआ है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ सकते हो। तभी पीछे से कोई आकर उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, हमें वर्ल्ड से रिपोर्ट मिली हुई है, रिसीव हुई है कि आखिरकार जो ह्यूमन मिलिट्री है वहाँ के जो इलाइट सीक्रेट फोर्सेस है उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस ड्यूटीज को ले लिया है और वो यहाँ से फाइट करेंगे। अब ये देखने के बाद वो क्वीन सरप्राइज हो जाती है और इससे पूछती है, एलिस से पूछती है कि आखिरकार जो माना रिप्लेसमेंट हो भी जाएगा तो ह्यूमंस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारी पावर उनसे काफी ज्यादा है। ये देखकर उन्हें एलिस सलाह देती है और रिएक्शन देने के लिए कह देती है और कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आइटम इस बार मैं डिवाइन रियल में से लेकर आई हूँ वो स्पेशली इसी सिचुएशन से निपटने के लिए है, वो रैपिडली उनकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है, अब तुम बस देखती जाओ और मजे लो। और तभी मुस्कुराती है और ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पर एक कुछ प्राइस तो पे करनी ही पड़ेगी अगर तुम पावर यूज करना चाहते हो तो। और सभी के सभी लोग इसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो हॉली सोल्जर्स हैं उनमें से एक बंदा अपने लीडर से पूछता है कि जनरल डैश, आखिरकार ये बताइए साकिबे है वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं इस बैटलफील्ड से। तो उनका लीडर उनसे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, अब सिर्फ और ये जो वर्ल्ड है वो सिर्फ साकिबा का नहीं बल्कि में हमारे ह्यूमंस का भी है, अब हमें भी अब समय आ चुका है कि हम भी अपनी पावर को इस दुनिया को दिखाएं, हम भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वर्ल्ड को। और सभी के सभी लोग उसे चीयर अप करने में लगे होते हैं। वो कहने लगता है क्या तुम रेडी हो करने के लिए, और सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं वो कतई एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। और तभी अचानक से हमारा जो सोल्जर जनरल है वो एक मैजिकल आइटम निकालता है और उससे क्या लगता है तो ठीक है सभी के सभी लोग हमारे वर्ल्ड के लिए, और सभी लोग यही लाइन को दोहरा से दौड़ाते हैं और भाई साहब ये तो मैजिकल गर्ल वाली है जादुई छड़ी। इसको देखकर क्वीन कंफ्यूज और पूछती है कि ये क्या चीज है। तो एलिस उसे बताने लगती है कि ये डिवाइन रियलिटी में ये जो खिलौना है उसे लड़कियां यूज करती हैं, 6 से 12 साल के बच्चे यूज करते हैं, सॉरी बच्चियां कह सकते हो, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है उस वर्ल्ड में और इस आइटम को हमारे वर्ल्ड के लिए भेजा गया है। इसका इस पावर काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इसे इस्तेमाल करने के लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो जनरल कहता है कि ठीक है हम प्राइस पे करने के लिए तैयार। जहाँ पर उस मूवमेंट को दिखाया जाता है जब जनरल फाइट करने के लिए रेडी था तो एलिस उससे पूछती है क्या तुम्हें पावर चाहिए। तो वो कहने लगता है कि ठीक है जो तुम फॉर्मर डीमन क्वीन, आखिरकार तुम किस तरीके का स्कैम दिखाना चाहते हो इस बार। तो एलिस उसे समझाते रहे, उससे कहने लगते कि तुम्हें मुझे इविल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ बॉस का मैसेज तुम्हें देने आई हूँ। जब तक तुम अपने कुछ सीमलेसनेस दिखा सकते हो और अपनी इज्जत का गवारा करवाने के लिए तैयार हो तब तक मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल पावर देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस वर्ल्ड में पावरफुल बन जाओगे काफी ज्यादा। ये लो आइटम, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इसे यूज कर सकते हो, इस बात के लिए क्या डील हमारी पक्की है। और तभी भाई साहब इस आइटम की थोड़ी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है। ये एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, इसके इफेक्ट का देखा जाए तो ये अबे यार अब ये बताने वाली चीज नहीं है, हर एक बच्चे को पता है इसके बारे में। और अचानक से तभी वो लोग उसे एक्टिवेट कर देते हैं और आसपास से सभी लोग देख रहे होते हैं कि जाकर के ये रोशनी कैसी है भाई। और तभी अचानक से पता चलता है कि हमारे जितने भी होली सोल्जर्स हैं उन्होंने बच्चों के कपड़े पहन लिए होते हैं फीमेल वाले, और कतई ये देखने के बाद उनका दिल टूट जाता है, इतनी हंसी आती है देखने के बाद कि डीमन क्वीन भी कतई शॉक हो जाती है। अब खैर वर्ल्ड को बचाना है तो भाड़ में गई सर, और कहने लगता है कि ठीक है प्राइस हमने पे कर दिया है और अब समय आ चुका है कि हम मैजिकल स्क्वाड को यहाँ पर बुलाएं और इन पर अटैक करने के लिए हम लोग रेडी हो जाएं। और सभी लोग टूट पड़ते हैं कभी पागलन की तरह। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है सेरिया वर्ल्ड में, यहाँ पर वो लोग भाग रहे होते हैं डीमन से बच और पागलों की तरह भागने में लगे हुए हैं, जिसको देखकर कंफ्यूज होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अगर हमने स्लो किया तो वो डीमन हमें खा जाए, अगर हमें अपनी डीमन से जान बचानी है तो हमें भागना ही पड़ेगा। शिट, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए इनसे पीछे नहीं छुड़ा पा रहे। तभी अचानक से रास्ता ब्लॉक हो जाती है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक डीमन उन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और कोई उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है आकर पीछे से। ये देखकर सभी कंफ्यूज और कहने लगते हैं कि ये तो वांटेड क्रिमिनल है ना आई सिस्टम, ये यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है, क्या ये हमें मारने के लिए आई है। और जैसे आई सिस्टम जैसे उनके नजदीक आते हैं तो वो तीनों घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं खत्म भाई हम तो मरने वाले हैं। तो आई सिस्टम उससे कहते हैं कि 5 किलोमीटर यहाँ से आगे जाकर डिफेंस लाइन बिछाकर रखी गई है, तो मैं वहां पर जाना है जहाँ पर इस सभी कीड़ों को मैं संभाल लेगी रे बाबा। तो वो उसका धन्यवाद देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर तुम सपोर्ट देना चाहो तो प्लीज
प्रॉपरली एम करना यार, तुम्हारा निशाना बहुत खराब है। और वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इसको देखकर ये कहती है कि वाह, यहाँ पर कूल कैरेक्टर बनने की एक्टिंग करने में लगी है। अच्छे तो बाकी के लोग इसको सुनकर काफी देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि इसने हमें चोट क्यों नहीं पहुंचाई। दूसरे साथी उसके कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या ये इविल एबिलिटी यूजर्स नहीं है, ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। तो उनकी लीडर उसे समझाते हैं। उससे कहने लगते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बाद के लिए बचा कर रखना, अगर हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं तो आखिरकार ये एक न्यू एरा जो है, और वो लोग निकल पड़ते हैं वहां से। दूसरी तरफ हमें तेगी वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहां पर जो बुल डीमन है, जो ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, वो भी काफी पावरफुल बन चुका होता है और डीमंस को पीटने में लगा हुआ है, और ऐसे पीट रहा है जैसे कोई बच्चों को पीटने में लगा हो। और अब तो वो डीमंस भी इसके सामने कुछ नहीं टिक पा रहे, क्योंकि ये नेसेंट सोल स्टेज पर जो ब्रेक थ्रू कर चुका था। जब वो डीमन को हरा देता है तो वो स्वॉर्ड देखता है और उससे कहने लगता है कि तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। तुम्हें जब फाइट कर रहे हो तुम्हें हमेशा अटेंशन रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपनी सावधानी का भी गवाना नहीं। और फिर उसका साथी आता है और उससे कहने लगता है कि कमांडर लेवल के जो मॉन्स्टर्स है इन्हें पकड़ना तो काफी ज्यादा आसान है। तभी बुल डीमन उससे कहने लगता है कि बात तो तुम्हारी ये भी सही है, क्योंकि ये जो बास्टर्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, और हमारे लिए भी कठिन होता जा रहा है पहले के मुकाबले में। हम लोग इन्हें अभी हरा तो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या ही करें। दूसरा बंदा आता है, कहने लगता है कमांडर जो करप्शन पॉइंट है हमारा उसने हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड बचे हुए जो कि न्यू करप्शन पॉइंट वहां पर अपेयर हुए हैं। इस बात से वो समझ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, हम जल्दी से जल्दी वहां पर जाते हैं उन्हें सपोर्ट देने के लिए इमीडिएटली, और फुल स्पीड में वो निकल पड़ते हैं उन्हें सपोर्ट देने के लिए। तो वो अपने साथी से कहने लगता है कि तुम्हें पता है इसके बारे में, एक बार हम लोग जब उन सभी के सभी परेशानी बड़ी चीजों से निपट लेंगे तो आखिरकार जो डिवाइन रियलमी के जो लोग हैं वो क्या करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे जाके। तो उसका दूसरा साथी उससे कहने लगता है कि उनके पास उनकी खुद की परेशानी, उनकी खुद की बैटल फील्ड है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है वहां पर उनकी उस रियूज में उस सील्ड स्प्रिट टाउन की, जहाँ पर कैमरा के फुटेज के जरिए वो सब कुछ देखने में लगी होती है मैगले, और कह रही होती है कि यहाँ पर कितना सब कुछ अच्छा है ना, जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें इतना सेंटिमेंटल महसूस होने की जरूरत नहीं है। तो मैगले उससे कहने लगते हैं कि एक लिटिल इन सभी के सभी चीज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी लोग अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ तक मेरे वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है हमारे इस वर्ल्ड में। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो प्लेस है वो ऑलरेडी इमिग्रेट, वहाँ के जितने भी इमिग्रेटेंट है अदर वर्ल्ड में जाकर ऑलरेडी जिंदा रहने में लगे हुए हैं। आखिरकार जो स्मॉल वर्ल्ड है वो कैसा कर रहा है तुम मुझे ये बताओ। तो वो उससे कहते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बात तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि जियाओ त्यानियो की जो साइड है वो प्रोफेशनल है, उन्हें देखकर तो साफ साफ पता चलता है, और बिना किसी सपोर्ट के वो मेन वर्ल्ड में टिक भी पाएंगे, और हम मेन वर्ल्ड से उन्हें सपोर्ट भी नहीं भेजेंगे तो वो भी इतनी आसानी से उन डीमंस को मार लेंगे। आखिरकार उनके पास इतने ज्यादा फाइटिंग करप्टेड मॉन्स्टर जो थे, इतने ज्यादा स्किल्ड। तो हमारा एमसी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनसे पूछने लगता है कि हमारे जो मेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। तो उसे बताया जाता है और वो कहने लगते हैं कि जो 4th लेवल हाई मैजिक वर्ल्ड बन चुका है और वो ऑलरेडी अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्रेशन के लेवल में, और धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने में लगी हुई है इसकी। दूसरी तरफ हमें मेन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर आसपास कितने भी लोकल लोग होते हैं वो न्यूज देखते हैं, जहाँ पर ट्रांसमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन पर सभी लोग बैठे हैं और उन्हें पता चलता रहता है। तभी वो लोग कुछ महसूस करते हैं, वो देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई और उनके सामने एक अजीब तरीके का पोर्टल खुल जाता है, जो उनका फेस अब फाइनली फेस पहुंच चुके हैं ये लोग। हमारा एमसी सेकंड फेस पर पहुंच चुका है, वहां पर निकलता है उस पोर्टल से और कहने लगता है कि सीनियर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है मैंने इकट्ठी कर ली है स्मॉल वर्ल्ड से, कंप्रेस कर दिया है आप में, अब आप फुल पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेम्पररी आप ऑलरेडी अपनी पीक कंडीशन पर पहुंच चुके हो, रिकवर कर चुके हो, अब सारा का सारा काम अपन तुम पे छोड़ दे रहे बाबा। जब एल्डर ल्यू यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता है तो उसे काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक महसूस होता है और इससे कहने लगता है कि फाइनली ये फीलिंग हेवनली डाउ को महसूस करने की अब समय आ चुका है कि अब हम अपनी तबाही दिखाएंगे उन लोगों को। आखिरकार हम हाई कौन साले, ये सारे के सारे डीमन गैंग लग रही है मुझे तो। दूसरा प्रिंसेस के वर्ल्ड में वो सभी के सभी सोल्जर्स फाइट कर रहे होते, तो वहां पर एक ड्रैगन जैसी चीज आ जाती है उनसे फाइट करने के लिए, और वो नॉर्मल मॉन्स्टर जो सोल्जर्स है उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पाते। तो तभी वहां पर आचू आता है और उसको हराने के लिए अपनी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी उसको एक पड़ती है जोर और वो दूर निकल लेता है एक ही फुर्सत में। वो इतना पावरफुल जो नहीं है, और ड्रैगन काफी पावरफुल होता है देखने में। लेकिन तभी वहां पर आचू की मास्टर वहां पर आ जाती है उसे मारने के लिए, और वो भी अपनी स्वॉर्ड लेकर उससे कहे लगते है किसमें इतनी हिम्मत आ चुकी है जो मेरे लोगों को टच कर दिखाए, और अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन को वहीं पर भर देती है और वो ड्रैगन पटक पटक कर बिच बिच के रो के बेचारा वहीं गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और मारा जाता है। उसके बाद एक लॉर्ड उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि लॉर्ड जियांग क्या आप ठीक हो। तो लॉर्ड जियांग उससे कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ मुझे इस बंदे के बारे में क्या। ये बंदा देखकर तो ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले में ये मॉन्स्टर और भी पावरफुल हो चुका है। तो दूसरा लॉर्ड उससे कहने लगता है कि जो लास्ट टाइम हमने दुश्मनों से सामना किया था एक साथ मिलकर, वो चेन कोरेन था इतना पावरफुल। तो लॉर्ड जियांग उससे कहने लगती है कि ये तुमने बात तो सही कही है, मुझे इसकी जो एक्सप्रेशन है वो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा इस सिचुएशन में उसके एक्सप्रेशन। तभी अचानक से वो लोग कुछ महसूस करते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज है, ये आसमान से ये क्या चीज आ रहा है, और पता चलता है कि आसमान से एक पोर्टल खुलने में लगा हुआ है, जिसको देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सारे के सारे डीमन उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं।
और ये लॉर्ड भी देखकर उसे सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से एक और रिडिकुलस मॉन्स्टर आने वाला है कि हमारे वर्ल्ड में हम कैसे निपटेंगे इनसे। तो एक उड़ती हुई स्वॉर्ड उस पोर्टल में से बाहर निकलती है जिसको देखकर सब कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन अपनी प्रिंसेस तुरंत उस स्वॉर्ड को पहचान लेती है और उस स्वॉर्ड में से बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और एक अकेली स्वॉर्ड ही काफी है सभी के सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए। और वो स्वॉर्ड वहां पर सेंटर में खड़ी हो जाती है सभी मॉन्स्टर्स की और अपनी एनर्जी पर फोकस करती है, तो सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। और जैसा ही ऐसा होता है तो उन सभी को एक जोर का झटका लगता है और एक जोर का धमाका होता है और इस धमाके की पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास कितने भी मॉन्स्टर, धुआं बुआं, बादल बादल सब कुछ क्लियर। भाई साहब, ये है मेन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर की पावर। और वो स्वॉर्ड वापस से उड़कर अपने मालिक के पास पहुंच जाती है, यानी कि हमारे सीनियर एल्डर के पास, जिसको देखने के बाद वो सभी के सभी लोग शौक के मारे उनका मुंह फटाका फटा रह जाता है। तभी सीनियर एल्डर उससे कहने लगता है, क्या तुमने यहाँ पर जाए कौन कौन को देखा है? चैन कॉर्नर ने मुझे यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए भेजा है। इसको देखने के बाद एल्डर आई मीन जो लॉर्ड जियांग है वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में थर्ड प्रिंसेस को ढूंढने में लगे हो। वो तो इस वक्त इंपीरियल सिटी में होगी। वो बस इतना बता ही पाती है और कहने लगती है कि 10 माइल्स नॉर्थ साइड, और वो भाई उसका मॉन्स्टर फुर्र से उड़ जाता है, उसकी पूरी बात नहीं सुन पाता। जब ये दोनों के दोनों इस बात को सुनते हैं कि यहाँ पर उसे चैन कॉर्नर के द्वारा भेजा गया है तो सभी शॉक हो जाते हैं पूरी तरीके से। खैर, यहाँ की फाइट को निपटाने के लिए तो हमारे एल्डर पहुंच चुके हैं। अब बारी है जियाओलियो वर्ल्ड की। वहां पर जो मॉन्स्टर्स है वो काफी पावरफुल होने में लगे हुए होते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, क्या क्या कर यहाँ पर जो एल्ड लेडी है वो इस बैटल फील्ड में क्या कर रही है? यहाँ पर ग्रैनी पहुंच जाती है इस बैटल फील्ड में और उससे पूछने लगती है सभी लोगों से, क्या किसने यहाँ पर मेरे डिसेबल या फिर मेरे स्टूडेंट को देखा है क्या? और जो होली सोल्जर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस होते हैं वो घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, कोई तो आओ यहाँ पर, हमारे एल्डर को मेन सिटी में लेकर जाओ, इनकी सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको अंदर जाना होगा। तभी भी मॉन्स्टर अपनी ग्रैनी पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर ग्रैनी कहने लगता है कि ओह, तो तुम क्या इन कीड़े मकोड़े के बारे में बात कर रहे हो के? और एक उड़ता हुआ पंच आसमान से आता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से कंडेंस होकर बना हुआ है और नीचे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन पर जाकर ये पंच सीधे गिरता है, जिसके कारण उनके भाई पापड़ बन जाता है। भाई पापड़ तो छोड़ो, कुछ बचता ही नहीं है बनने के लिए, क्योंकि धमाका इतना ज्यादा तेजी से करती है फानी ग्रैनी। तभी ग्रैनी धमाका करते हुए अपना हाथ को जड़ाती है और उससे कहने लगती है कि मैं वाकई में बुढ़ी होती जा रही हूँ, मैं पहले जिस तरीके से पावर दिखाया करती थी उस तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरी हड्डियां में दुखने लगी, लगता है कि मुझे इसकी आदत भूल चुकी है। तभी वो पूछती है ग्रैनी उन सभी लोगों से, हे गर्ल्स, मुझे क्या तुम बता सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो? लगता है ग्रैनी भी इन्हें गर्ल्स समझ बैठी है। ये देखकर वो सभी के सभी लौंडे कहते हैं सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और जब इस तरीके से यहाँ पर बुरी तरीके से फाइट चलने में लगी हुई थी तो न्यूज में, मेन वर्ल्ड में न्यूज में आ रहा होता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल है वो काफी तेजी से बढ़ने में लगी हुई है। तो कुछ कल्टिवेटर जो क्रिमिनल्स हैं वो ऑलरेडी उनकी जो स्मॉल अमाउंट में एनर्जी है वो रिलीज हो चुकी है और वो लार्ज स्केल स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो रिक्रूट करने में लगी हुई लार्ज नंबर में हाई लेवल कल्टिवेटर्स को, जो मेंटेन कर सके ऑर्डर को। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जा चुकी है। तो जो मेन वर्ल्ड के जो बुरे लोग हैं वो इस मौके का फायदा उठाकर चोरी चकारी करना चालू कर देते हैं और उनमें से एक बंदा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर और थ्रो कर देता है ताकि उसे ताकि चोरी कर भाग सके। लेकिन तभी एक अटैक आता है और दूसरे अटैक से टकरा जाता है। तभी एक जोड़ का धमाका होता है जिससे कि वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और आसपास के नॉर्मल लोग होते हैं ना चोट पहुंचने लगती है, जिसे देखकर वो काफी इंजॉय करता है। उससे कहने लगता है कि इस बार जो है समय बदल चुका है, अब मेरी बारी है और अब मैं यहाँ पर लेवल 3 स्पेल्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक उड़ती हुई चीज उसके पास आती है जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। उससे कहने लगता है कि आखिर क्या ये क्या चीज है भाई? और पता चलता है किसी ने आकर जोर से उसके जोरदार मुक्का मारा होता है, वो नीचे जाकर गिर जाता है और वो कुछ नहीं, हमारे एमसी की उड़ती हुई जादुई ईंट होती है वो। और मैंगलिन और हमारा एमसी उसे देखते हैं और उसके पास मैंगलिन उससे कहने लगती है, लगता है कि तुम्हारा जो मेन वर्ल्ड है वो ऑलरेडी कियोस में पड़ चुका है। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि आफ्टर ऑल जो एज है वो काफी ज्यादा बाद समय बाद आई है और सभी के सभी लोग अचानक से पावरफुल बीइंग बनने के बाद तो अपना दिमाग खो चुके हैं पूरी तरीके से। जो मेन वर्ल्ड है वो अभी तक अडप्ट नहीं हुआ है प्रीवियस स्टेट से अपने। एक बार जो ओरिजिनल ऑर्डर है पूरी तरीके से हिल जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर कई ऐसे भी लोग होंगे जो कि इस ऑर्डर को झेल नहीं पाएंगे और इस तरीके से जैसे इस जैसे लोग तो टाइपिकली देखा जाए तो तबाही करने के लिए मचे रहते हैं, बस और कुछ नहीं। अब जबकि हमें सक्सेसफुली उन करप्टेड वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर लिया, क्या तुम उसके मुझे बारे में बता सकती हो? तो मैंगलिन को उससे तुरंत कहने लगते कि ठीक है, जो लोकेशन कंफर्म की जा चुकी है, तुम्हारी जो सिंक्रोनाइजेशन पोजीशनिंग है उस स्मॉल वर्ल्ड से कर दी जा चुकी है, 4 स्मॉल वर्ल्ड से, और फाइनली हमने उनको ढूंढ लिया है। और अब जबकि हमारे एमसी का फेज आई मीन सेकंड फेज भी कंप्लीट हो चुका है, अब फाइनली टाइम आ चुका है असली बैटल का। और तभी अपने सिस्टम को कमांड देता है और कहने लगता है कि एक्टिवेट करो जो डेटा है हर एक स्मॉल वर्ल्ड का और प्रिपेयर कर लो उस वर्ल्ड में जाने का एक पैसेज को। टारगेट सेट किया जाता है और इस बार का टारगेट है लेवल 4 करप्टेड वर्ल्ड, जहां पर वो जो चोर था वो उससे माफी मांगते हैं। उससे कहने लगता है कि सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बस इतना कह ही रहा होता है। तभी अचानक से हमारा एमसी उसकी गर्दन को पकड़ता है और उससे कहने लगता है अब तुम्हारा समय है काम करने का। वो कहने लगता है कि हे आखिरकार तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो एमसी उससे मुस्कुराते हैं, उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार और बढ़िया जगह पर भेजने वाला हूँ, तुम जाकर एंजॉय कर सकते हो। ये सुन वो तुरंत उसे उस पोर्टल में भेजता नहीं है बल्कि वो लात मार के भेज देता है, फेंक देता है, साला भेजता नहीं है फेंक देता है। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तुम ये सब मेरे साथ क्या करने वाले हो?
तो एमसी बताता है उससे क्या लगता है कि अब जबकि मैंने यहाँ का एक कचरा साफ कर दिया है और अब समय आ चुका है कि अब जो है लिंक है इन मेन वर्ल्ड की और करप्टेड वर्ल्ड के बीच की, उस लिंक को फाइनली ओपन कर दिया जाएगा और पूरे के पूरे वर्ल्ड में रिलीज कर दिया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फाइनली हमारे एमसी का जो फोर्थ थर्ड फेज था, जिसके अनुसार हमारे मेन वर्ल्ड के लोग उन स्मॉल वर्ल्ड्स में अटैक करेंगे, वो फेज जहाँ पर चालू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें फोर्थ लेवल के वर्ल्ड पर दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ जो डीमंस हैं वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेडिंग कॉमरेड्स हमारे जो साथी है उन्होंने रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं किया है, मे बी शायद हमें थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। जिसको देखकर एक बिच्छू जैसी चीज होती है, वो मॉन्स्टर होता है, वो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत डरपोक हो। जो मेरा ब्रेन है वो मुझसे कहने में लगा हुआ है कि हमें जल्द से जल्द जाकर उन सभी के सभी वर्ल्ड को डेव्योर करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, खा लेना चाहिए। और तो और मुझसे कह रहा है कि जो हेवली डाउ है उसे जल्द से जल्द हील करने की भी जरूरत है, तो इस मौके का फायदा हमें उठा लेना चाहिए। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से कोई और नहीं बल्कि वही चोर आकर बाहर गिरता है जो कि अभी पिट रहा था हमारे एमसी से। और जैसे वो चोर बाहर आता है उससे क्या लगता है कि डैम इट, आखिरकार उस बंदे ने मुझे कहां पर फेंक दिया। और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और देखता है, महसूस करता है कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर लेवल है वो काफी ज्यादा होती है। और कहने लगता है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी थिक क्यों महसूस हो रही है मुझे, ये तो काफी मजेदार होने वाला है। और तभी वो डीमंस भी उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उससे कहने लगता है कि तुम जैसे एक लोली लाइफ फॉर्म की इतनी हिम्मत कैसी हम पर इस तरीके से अटैक करने की, अभी तुझे सबक सिखाना पड़ेगा रे बाबा। चलो मैं तुम्हें पहले जहां से खा लेता हूँ। जैसे वो डीमन उस पर अटैक कर तो पता चलता है कि इस चोर वाले बंदे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने बस अपने हाथ को थोड़ा सा घुमाया है और उस डीमन को दूर फेंक दिया गया। जिसको देखकर डीमन काफी कंफ्यूज और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और चोर को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाता है और उससे लगता है कि ये प्लेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारे लिए। और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पावर रिलीज कर देता है वो, और काफी खुश होता है और कहने लगता है कि इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि मेरी काफी ज्यादा पावर रिकवर हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर एंजॉय कर सकता हूँ। और अपनी सारी पावर को इकट्ठा करने लगता है और एक एक कर हंसते हंसते सभी सभी डीमंस के चित्रे उड़ा देता है। और बाकी जो नॉर्मल डीमंस होते हैं उनकी देखकर फट जाती है और वो डर के मारे भागना चालू कर देते हैं। और उससे कहने लगते हैं कि आखिर इस तरह के जो क्रीचर है वो कहाँ से आ गया हमारे इस वर्ल्ड में, इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल है वो रैपिडली इंक्रीज होने में लगी हुई है, जल्दी जल्दी बढ़ने में लगी हुई है। जल्द से जल्द जाकर अपने मेन फोर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो फटाफट से। लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो बिल्कुल भी रोक नहीं पाते और यहाँ पर सिर्फ एक बंदा नहीं आता बल्कि मैं यहाँ पर न जाने कितने ज्यादा पोर्टल खुलने लगे और वो सारे के सारे पोर्टल कनेक्टेड रहते हैं हमारे मेन वर्ल्ड से और हर एक बंदे के पास पोर्टल खुलकर जा चुका होता है। और सभी के सभी लोग इसको देखकर कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि भाई ये क्या चीज है। इसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से मुझे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर महसूस हो रही है। और जो एल्डर्स होते हैं वो भी देखकर कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या चीज है। और जो पार्ट टाइम जो जॉब वर्कर होते हैं, जो कि क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में, वर्कर्स के बारे में, वो भी इसे देखकर कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल लोग होते हैं वो भी देखकर कंफ्यूज होते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। तभी एक बंदा सूंघकर उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि इसके अंदर से मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। डैम इट, मैं वाकई में और ज्यादा कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बनकर रहना चाहता हूँ। मैं तो चला इसके अंदर बबाए, अपना सामान बनाना फेंका और कूद पड़ा तुरंत उस वाले पोर्टल के अंदर। जब बाकी के लोग ऐसा होते हुए देखते हैं तो वो एक दूसरे को घूरते हैं। फिर अचानक से इनके दिमाग में एक ख्याली प्लाव आता है और फाइनली इनकी भाई जो एंटरटेनमेंट करने का समय है वो आ चुका है। अब बारी है इनके अटैक करने की उस करप्टेड वर्ल्ड में। और इस मौका का फायदा उठाते हुए सभी के सभी लोग उस पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। भाड़ में गई काम बाम, भाड़ में गई ये कॉर्पोरेट वाली नौकरी। अब सब लोग कूद पड़ते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी से हासिल करने के लिए। भाई साहब, जब सभी के सभी लोग पूरी की पूरी दुनिया में पोर्टल खोल चुके हैं, सभी के सभी लोग उस फोर्थ लेवल के वर्ल्ड में जा चुके हैं और करप्टेड वर्ल्ड की पूरी तरीके से धोने में लगे हुए हैं। और ऐसा होते हुए जो थर्ड फेज था वो भी अब हमारे एमसीयू कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली गाइस, जो थर्ड फेज है वो जब स्टार्ट हो चुका है तो एक धमाकेदार युद्ध दिखाया जाने वाला है फ्यूचर में। और तभी हमारा एमसी कहता है अब मैंगलिंग से कि चलो अब हमारी बारी है जहाँ से जाने की। तो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार अब लोग हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो हमारा एमसी मुस्कुराता है, उसकी तरफ देखता है कतई पोज मारते हुए और उससे क्या लगता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, हमें एक और वर्ल्ड कोइन के साथ मिलकर और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर अटैक करने के लिए जाना भी तो है। तो अब बारी है हमारे अटैक करने की। ओ भाई साहब, यहाँ तक जो सीन आने वाला है ना, अब जो चीज होने वाली है वो कतई ताबड़तोड़ आने वाली है। अब जो फाइट होगी वो इंटर डायमेंशनल होगी, वो दूसरे डायमेंशन में जाकर, दूसरे प्लेनेट पे जाकर उनकी बजाने वाले हैं रख के वो भी। और यहीं पर हमारा ये सीजन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग और गूज़बम्प देने वाली सीरीज का जो अंत है वो काफी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हो इंटरेस्टिंग, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड सनिंग आउट। प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।